आई वॉज अंडर वेरी डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब आई थी ना, आई, मैं बता रहा बिल्कुल हालत खराब हो गई थी हाँ? सर मेरी। खेती चल रही थी, खड़ी फसल थी, वो मेरी धीरे धीरे बर्बाद होने लग गई। कितनी फसल खड़ी थी आपकी? तो हम लगभग उससे ना 100-120 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं। 120 करोड़ और बर्बाद होगी उसमें से। हमने सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करी कि किसी तरीके से बस हमें ये फसल निकालो। ग्रोपिटल ही नहीं है, बहुत सारे स्टार्टर्स क्या होता है, मल्टीपल रेगुलेटरी आरएनओज की वजह से ना कई जगहों पे स्टक हो जाते हैं और कई जगहों पे बर्बाद भी हुए हैं। ये इंडियन सिस्टम में है। किसी शक के आधार पर आप 4000 लोगों की नौकरी आपने ले ली। यार सही बात है, 4000 लोग, 4000 लोगों को जो सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट पे करने की बात करती है, जो कहती है कि आप आत्मनिर्भर बनो, तो जो किसान आत्मनिर्भर बन रहा है, कल अगर ये बेकसूर साबित हो जाते हैं, ये एक्विटल हो जाता है इनका कि ये गलत था, तो इनका 120 करोड़ रुपया और उन 4000 लोगों के एम्प्लॉय की जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार जिम्मेदार होगी? क्या सेबी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? किसी का मैंने घर बर्बाद कर दिया, किसी का मैंने बिजनेस बर्बाद कर दिया, एक अपॉलॉजी लिख दी और खत्म काम। एक आप अधिकारी को तो चेक नहीं कर पा रहे जो करप्शन कर रहा है, जो लूट रहा है, उसको आप नहीं चेक कर पा रहे, और एक ग्रोपिटल को आप शक के आधार पर बंद कर दे रहे हो। बंद कर दो, 4000 लोगों की नौकरी खा रहे हैं। तो ये तो मतलब इंतहा है ये इस देश में जो हो रहा है। शुरुआत ही 16 एकड़ से करी थी, तब जाके हम वहाँ 15,000 तक पहुंचे। जेनरिक तकलीफें मैं बता देता हूँ किसान को। सबसे पहले आती है कि मैं अच्छा मार्केट कैसे ढूंढूं, अच्छा इनपुट कैसे ढूंढूं। तो मैं बोलूँगा सर आप ऐसा करिए, आप ज़ेटा फार्मर बन जाइए। अब आते हैं कि फिर छोटा किसान क्यों इतना मारा या फिर इतना ज़्यादा उसकी है ना दयनीय स्थिति क्यों है? रीज़न ये है, छोटे किसान आप तक कैसे पहुँचते? सवाल है, किसान का बेटा जो है वो किसान नहीं बनना चाहता। किसान बेसिक गलती क्या कर रहा है? बहुत बार किसान जो है सुसाइड भी करते हैं हमारे देश में। तो क्या समाज और सरकार की भूमिका है उसको कर्जदार बनाने में? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी और दोस्त अभिषेक नीलमणि हैं। नमस्कार। आज का पॉडकास्ट बिल्कुल डिफरेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम अलग मुद्दों पर करते हैं, लेकिन आज का बिल्कुल डिफरेंट पॉडकास्ट इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो एजुकेशन से तो वो इंजीनियर हैं, एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, लेकिन काम वो करते हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है कभी, जिसको 60% लोग कभी करते थे, 70% लोग करते थे, मतलब खेती, एग्रीकल्चर। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर कोई खेती कर रहा है कोई इंसान, तो कोई विज़न होगा उसका, कोई वजह होगी, किसानों की स्थिति को सुधारने का एक मिशन होगा। तो इसलिए अभिषेक, मैं जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका सबसे बड़ा काम है कि जो काम कोई नहीं करना चाहता अब इस देश में, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं दर्शकों से कहूँगा सबसे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर आप आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाइए और पीते पीते इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा। आपको एक से एक ऐसी चीज़ें, जानकारियाँ जो आपके सामने आएंगी, आप सुनेंगे तो आपको अच्छी भी लगेंगी और आपको हैरानी भी होगी, क्योंकि कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो हम भी सुन के शॉक्ड हो गए हैं। तो आप अगर खेती करने का सोच रहे हैं या खेती सालों से छोड़ चुके हैं, तो आज आपके बहुत सारे मिथ जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं कि खेती भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। कैसे, ये हमारे मेहमान और गेस्ट ही बताएंगे। वो बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर को आजकल लोगों ने इसलिए छोड़ दिया ना कि वो शहर में आके 10,000 रुपये की नौकरी कर लेंगे, लेकिन गांव में अगर 20 बीघे खेत है तो उसको छोड़ देंगे, अरे कौन मेहनत करेगा, पैसा नहीं है। अच्छा, कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं, जैसे कि जो मिडिल मैन, बिचौलिए हैं, वो किसानों को मारते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको गेहूँ 2,025 रुपये क्विंटल बेचता है किसान, यहाँ पे आकर के आप आटा खरीदते हैं 50 रुपये, 40 आप रुपये। कहते हो पंजाब का किसान सबसे ज़्यादा समृद्ध है, हाँ, लेकिन पिछले 2 सालों से सड़क पे बैठा है। बिल्कुल बैठा है, बैठा रहा ना? हाँ, बिल्कुल बैठा रहा। कई सारे और भी रीजन होते हैं, लेकिन बैठा रहा। या वेदर है, आजकल इतना क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना क्लाइमेट चेंज होगा, किसानों पे मार पड़ती है। खैर, उसका कोई देखरेख करने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। और सरकार भी मुआवजे के नाम पे या जो इंश्योरेंस होता है उसके नाम पे क्या करती है, करप्शन इतना घुसा हुआ है, किसानों को कुछ मिल नहीं पाता कहीं से। तो हमारे साथ हैं ऋतुराज शर्मा, जिन्होंने किसानी को एक नया आयाम दिया। उन्होंने कंपनी बनाई एक ज़ेटा फार्म्स और ग्रोपिटल के नाम से, जिसमें कई किसानों को पार्टनर्स के तौर पे जोड़ा।
बहुत सारी बातें और बताएंगे ऋतुराज खुद अपने बारे में। बहुत स्वागत है आपका ऋतुराज जी, थैंक नमस्कार। यू सर। बहुत बहुत स्वागत है जी ऋतुराज जी, ये मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप इतने बड़े, आपने अपनी जॉब छोड़ी, सब कुछ किया, ये कंपनी बनाई किसानों के लिए, क्या आइडिया था इसके? सर, सच बताएं तो मैं ना शुरुआत में ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी एग्रीकल्चर या किसानी से जुड़ूंगा। हाँ। मैं सोलर का काम करता था, वहाँ से करते करते जो सोलर में थे लोग, वहाँ से हम लैंड्स पे पहुँचे। फिर हमें समझ में आया कि जितने लोग जो HNI इंडिविजुअल्स हैं उन सब के पास ज़मीनें होती हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, बटाई पे किसानों से काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी आती नहीं है। तो मुझे लगा ये एक बिज़नेस ऐसा है कि ये करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। हर किसान फ्रीलांसर जैसे काम कर रहा है। जिनके पास बड़ी ज़मीनें हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी ज़मीन पे कितना उग रहा है, क्योंकि हर बार किसान आके क्या बोलता है, हमारे एरिया में जैसे बोल देते हैं, साहब हमारे तो घाटा लग गया, इस बार बारिश नहीं हुई, इस बार भाव नहीं मिला, ठीक है मैं फिर वो भी बोलते हैं कि ठीक है मेरी ज़मीन की सिक्योरिटी है, 2 बोरी गेहूँ रख जा चल तू मेरे घर के लिए, या सरसों का तेल भिजवा देना, बस खत्म है, मेरे को नहीं पता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा बस। तो हमने सोचा कि ये गैप है, मतलब मैं स्टार्टअप वाले तरीके से सोचूं तो गैप आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है अगर आप किसी बिजनेस में जा रहे हो तो मुझे कहा ये बहुत बड़ा गैप है। ज़मीन है, एग्रीकल्चर दुनिया बोल रहा हूँ मैं, दुनिया का पहला एकमात्र है ऐसी चीज़ जो बिजनेस के तौर पे शुरू हुआ था। एग्रीकल्चर ने ही ह्यूमन सोसाइटीज़ को साथ में रहना सिखाया है, वरना तो इंसान शिकारी था, घूमता रहता था, एक जगह पे रहना शुरू किया। मैंने कहा ये बिजनेस अगर आज तक चला आ रहा है, इतना पुराना बिजनेस, ना कोई कितने ही है ना वो, मतलब आप ऐसे समझो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आ गए, लेकिन एग्रीकल्चर चलता आ रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले घोड़ों पे सवारी करते थे, उसको रिप्लेस करके अब कारों में आ गए। नहीं, खाना नहीं छोड़ा है, अभी भी जमीन ही दे रही है। मेन चीज़ है, खाना तो कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। अब आगे बात आपसे करेंगे और बहुत कुछ, लेकिन बड़े लोगों से मिलना तो आसान होता है जी। छोटे किसान आप तक कैसे पहुंचते हैं या आप उनको कैसे अप्रोच करते हैं? सर सही बताएं तो जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था तब हम भी छोटे किसानों से ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। उसका रीज़न ये है कि हमें भी क्लैरिटी नहीं थी कि हम कैसे किसी छोटे किसान का भला कर पाएंगे। क्योंकि फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव एक कॉन्सेप्ट होता है, अपन सबने सुना होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको बोला जाता है, कि जब तक मेरे पास एक मिनिमम इतने थ्रेशोल्ड तक का बिजनेस नहीं हो तब तक मैं एक नया एम्प्लॉय नहीं रख सकता। बिल्कुल। तो अगर सपोज मैं एक 50 एकड़ की ज़मीन रखता हूँ और एक फार्म ऑफिसर एम्प्लॉय करता हूँ, तो फार्म ऑफिसर की सैलरी तो सेम ही रहेगी, चाहे मैं 5 एकड़ पे काम कर रहा हूँ चाहे मैं 100 एकड़ पे कर रहा हूँ। तो तब तक हम छोटे किसानों से जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ता गया तब हमें समझ में आया कि हमने एक SOP ड्रिवन कल्चर बना लिया है। तो तब हमसे छोटे किसान जो भी जुड़ते हैं, तो अब हम उस जेटा फार्म्स को ब्रांड लेवरेज करके बोलते हैं कि सर मैं डायरेक्टली हो सकता है कि आपके साथ मैं काम ना कर सकूँ, लेकिन आप मेरे वाले तरीके से आप काम कर लो। उसको हमने किसान को बोला आप जेटाप्रेन्योर बन जाओ या जेटा फार्मर बन जाओ, ज़्यादा बेटर टर्म ये है। ठीक है, वो जेटा फार्मर बनता है। जेटा फार्म क्या क्या चीज़ करती है, मिट्टी की पहले जांच करो, उसके अकॉर्डिंग अपना क्रॉप का सिलेक्शन करो, आपके आसपास कौन सा मार्केट है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप का सिलेक्शन करो, पानी की जांच करो, उसके अकॉर्डिंग अपने इनपुट्स और इन सब चीज़ों का, मतलब एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। किसान की एक मजबूरी रहती है, वो फाइनेंशियली वीक है, नॉलेज में उसकी थोड़ी सी कमती है। तीसरी चीज़ है वो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है, अगर आप वो नई टेक्नोलॉजी को बोलो तो वो इतनी जल्दी डिप्लॉय नहीं कर पाएगा। वहाँ पे हम उसकी मदद कर देते हैं कि भाई आपको टेक्नोलॉजी समझनी है, मैं बताऊंगा आपको कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक, जरूरी नहीं होता है कि हर बार टेक्नोलॉजी से ही काम होते हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक है ना इनेबलर होती है। तो आप उसको जेटा फार्मर बनाओ, उसको अपने तौर तरीके सिखाओ, इस तरीके से वो हमसे जुड़ सकता है। बेसिकली आपने एक मॉडल दे दिया, SOP दे दिया। मैं किसान हूँ, हाँ, मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, हाँ, मैं किसी सुदूर क्षेत्र में, यूपी की किसी सुदूर गांव में रहता हूँ, क्या करना होगा मुझे? तो मुझे सबसे पहले आपकी ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या चीज़ों की तकलीफ आ रही है। जेनरिक तकलीफें मैं बता देता हूँ किसान को। सबसे पहले आती है कि मैं अच्छा मार्केट कैसे ढूंढूँ, अच्छा इनपुट कैसे ढूंढूँ, कहाँ से जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मिट्टी की जांच करानी है करानी, ये मैं कैसे ढूंढूँ। तो मैं बोलूँगा सर आप ऐसा करिए, आप जेटा फार्मर बन जाइए, जेटा फार्मर बन जाइए। ठीक है, उसके लिए हमारी कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन जेटा फार्मर बनने से क्या होगा कि मुझे आइडेंटिफाइड है कि आप जेटा फार्मर हो, तो जिससे कि अगर किसी को मैं बताता हूँ या मेरे जिन स्टार्टअप के साथ मैं काम कर रहा हूँ मैं उनको बताता हूँ कि ये जेटा फार्मर है, इनको जो भी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, वो आप उनको बताते जाओ। ठीक है। अब मुझे पता है कि आपने कुछ चीज़ पर्टिकुलर प्रोड्यूस उगाया, तो ऐसा तो नहीं कि आप अकेले जेटा फार्मर हैं। अगर सपोज 100 जेटा फार्मर हैं आपके रीजन के अंदर, तो मुझे ये पता है कि 100 जेटा फार्मर्स ने कितने एरिया में कौन सा सामान उगाया है। उसके बेसिस पे ये डेटा आ गया। इस डेटा के बेसिस पे आप मार्केट एसेस कर सकते हो। उस मार्केट असेसमेंट से मैं आपको एक फ़ायदा ये दिला सकता हूँ कि आपको ये मार्केट में ये वाला माल इतने रुपए में बिकेगा। ठीक है। क्योंकि ये जानकारी अभी तक भी
ऐसा है छुपी हुई है, ये किसी के पास नहीं है। और असली फायदा इसी वजह से किसान और मार्केट के बीच में जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं वो इस चीज़ का फायदा उठाती है। मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेयर्स हैं, बिचौलिए हैं, लेकिन वो नहीं होते तो ये मार्केट चल भी नहीं रहा होता, सही बताएं तो। ठीक है, हाँ। तो हम इस तरीके से एक छोटे किसान की मदद ऐसे कर सकते हैं, उसको ज़ेटा फार्मर बना के, उसको डेटा से संपन्न बना के और टेक्नोलॉजी ज्ञान देके बेसिकली इंफॉर्मेशन गैप को किसान fulfill को करें। उसमें क्या मिलेगा? वो अपना फसल अगर बेच दिया तो क्या मिलेगा? हमको नहीं बेच रहा, वो मार्केट को ही बेच रहा है। उसको ये मिलेगा कि पहले सपोज वो 10 रुपये कमा रहा था तो उसके अंदर इंक्रीमेंटल होने लगेगा, या फिर अगर वो एक 5 रुपये की कॉस्ट उसके ऊपर आ रही थी तो वो कॉस्ट जो है वो कम होने लग जाएगी। क्यों होने लगेगी? आप सॉइल की क्योंकि- जांच करोगे इसलिए या क्या होगा? हाँ, तो आप ऐसे समझ लीजिए, सॉइल की जांच उसने कराई तो सपोज उसको पता लगा कि यार मेरी मिट्टी के अंदर तो सपोज इसी पर्टिकुलर तत्व की कमी थी, तो मैं उतना ही डालूं ना, जबरदस्ती ज़्यादा खरीद के क्यों डालूं? जो उसको पड़ोस की दुकान वाला बोल रहा है भाई ये डाल ये डाल ये डाल, हाँ, वो तो क्योंकि उसका काम है बेचना, हाँ, वो उसका बिजनेस मॉडल ही वही है कि मेरा माल जितना ज़्यादा बिकेगा उतना बेचना चाहिए मुझे। ठीक है। किसान को वो समझ नहीं है कि क्या मुझे उतना खरीदना चाहिए था, क्या मुझे वो डालना चाहिए था, वो समझ उसके अंदर डेवलप होना पहले बहुत जरूरी है। इसमें आपको उसको क्या देना पड़ेगा? हमें हाँ। हम उसको एडवाइजरी देंगे, नहीं, वो क्या देगा? किसान क्या देगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं देगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ फ्री होगा। हम मैं इसमें बता देता हूँ हम कैसे कमाएंगे, वो भी बता देता हाँ, वो हूँ भी कि लोगों के दिमाग में ऐसा हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है। जरूरी है कि आप कोई चैरिटी तो नहीं कर हाँ, रहे ना। चैरिटी तो नहीं है ये। हाँ। तो हमारा मेन चीज़ है कि अगर किसान की उपज अच्छी हो गई है तो और मेरे पास ये डेटा है, तो उस डेटा के बेसिस पे आप अपनी कमाई कर सकते हैं। कि अगर मैंने किसी मार्केट को ये बताया कि इतने किसानों के पास इतने एरिया में ये पर्टिकुलर वेराइटी और ये क्वालिटी का सामान आने वाला है, तो इतनी मैंने आपको ये मार्केट एक्सेस करवाया, तो आप मुझे इसका कमीशन दे दीजिए, तो मैं मार्केट से ले लूँगा। अच्छा, जिसके जरिए आप उस किसान का सामान जो है बेचवा रहे हो, आप उससे ले लोगे, करेक्ट, उसी से आपकी जो कमाई होनी है वही होनी है। वहाँ से हो जाएगी। आप इसको और अच्छे तरीके से ले लीजिए, मैं ज़्यादा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखे होंगे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, आप सब यूजर जो हैं उसके अंदर फ्री में ही तो बनते हैं, लेकिन फेसबुक पैसा तो कमा ही रहा है। किससे कमा रहा है? वो कॉर्पोरेट से कमा रहा है। वो बोलता है कि मैं मेरा आपका एडवर्टीजमेंट इन लोगों को दिखा देता हूँ, यूजर्स तो फ्री हैं, तो वो कॉर्पोरेट से ले रहा है ना पैसा। Same मैंने भी तो model वही किया, मैं सर आपको एक्सेस और मार्केट दे देता हूँ। तो एक ये इंडिया में कोई भी किसान कर सकता है, कहीं भी कोई किसी भी कोने किसान, में? हम तो चाहते हैं सारे किसान ज़ेटा फार्मर बने सर। अच्छा, हर कोने में अलग अलग फसल है, मतलब मैं ये बताना चाहूँ, कहीं पे है ना सुपारी उग रही है, कहीं पे नारियल उग रहा है, कहीं पे केले उग रहे हैं, कहीं पे धान मसाले उग रहा उग रहे है, हैं, कहीं तो पे है ना पत्ता गोभी उग रही है। फ्रेश प्रोड्यूस के अंदर ये वाला मॉडल थोड़ा सा कमती काम करता है। उसका रीज़न ये है कि फ्रेश प्रोड्यूस की लॉजिस्टिक्स थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल वो, गुड्स होते हाँ। हैं। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं बनना चाहिए उसको, क्योंकि उसको दूसरे फायदे भी तो मिल रहे हैं। हम उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज दे रहे हैं, उसको एडवाइजरी टाइम पे मिल रही है, तो इन सब चीज़ों से वो अपनी फसल को अच्छा कर पा रहा है। सबसे बड़ी Quality बात है produce कि है। आप लैंड बर्बाद होने से बचा रहे हो। हाँ। जो एक्स्ट्रा केमिकल और पेस्टिसाइड डाल करके इसमें बस किसान, एक चीज रह गया, हाँ, किसान मैं आपसे जुड़ूं कैसे, करूं Right. क्या? सो सर ऐसा है कि ज़ेटाप्रेन्योर करके एक हमारा मतलब ज़ेटा नेटवर्क करके हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, उसके बारे में और जानकारी अपन आगे ले लेंगे चाहे। उसके अंदर हम ज़ेटाप्रेन्योर्स और ज़ेटा फार्मर्स बना रहे हैं। ज़ेटाप्रेन्योर्स जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ज़ेटाप्रेन्योर बनेगा, अच्छा। और सारे गांव के अंदर जितने भी किसान हैं वो उसके साथ संपर्क कर सकते हैं। तो हम ज़ेटा, क्योंकि मैं अकेला इतने आप समझो आधी से ज़्यादा आबादी किसान है, हाँ। सबको अकेला तो मैंने मैं तो बोला ना, प्रोसेस नहीं कर 60% सकता। से राइट, 70% इसका मतलब हम मॉडल पे और बात करेंगे, जी, लेकिन जी। इनका काम ये अब तक ये समझ में आया कि आप किसी को जिसका जो छोड़ना चाह रहा है, आप उसको कह रहे हो छोड़ो मत, छोड़ो, आप करो, प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। ठीक। मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपका जो ये ज़ेटा फार्म्स है, कितने राज्यों में आप काम कर रहे हैं अभी, और नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? सर करंटली अगर बात करें, बीच में थोड़े बहुत हिकअप्स आए थे, बीच में हम रुके भी, अब मैं दूसरे स्टार्टअप के साथ जुड़ रहा हूँ, तो ये ज़ेटा फार्म्स अभी आज की डेट में 6 राज्यों में हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये ऑपरेट हो रहे हैं दूसरे स्टार्टअप्स के थ्रू। अच्छा, दूसरे स्टार्टअप से मतलब मैंने उनको मेरा एसओपी और वो दे दिया, डेमोक्रेटाइज कर दिया हमने ज़ेटा फार्म्स के ब्रांड को। या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि सपोज आपके पास किसी पर्टिकुलर ब्रांड का है, हमने आपको एजेंट या ऑथोराइज पर्सन बना दिया, आप बनाओ ज़ेटा फार्म्स। ठीक है। हमने दे दी, मैंने सारी टेक्नोलॉजी वगैरह सारा ज्ञान उनको दे दिया। तो ये 6 राज्यों में काम कर रहे हैं, लगभग 5,500 एकड़ के ऊपर, 5,500। 5.5। जिसमें राज्य हैं गुजरात, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के कुछ। तो अभी तो आपके पास बहुत स्कोप है इस देश में काम करने के लिए। सर है ही, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो आप ऐसे समझो करोड़ों एकड़ ज़मीनें हैं। हाँ, बिल्कुल। करोड़ों आप एकड़ इतना अच्छा काम कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, सेबी को आपसे मोहब्बत क्यों हो गई? से तो आपने ऐसे वो दुखती रग वाला पॉइंट छेड़ दिया वैसे। नहीं मतलब मैं अभी तक जो समझा आप भी समझे होंगे, काम आपका बहुत अच्छा था जी। तो सेबी आपसे मोहब्बत क्यों कर मैं रही है? इसमें आप कुछ बताएं, उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए। ऋतुराज जी की जो कंपनी थी
ग्रोपिटल नाम का एक ब्रांड था हमारा पहले। जो ग्रोपिटल नाम का ब्रांड था ऋतुराज जी का, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसी के जरिए किसान जुड़े हुए थे और करीब 4000 लोग उस ग्रुप के में एम्प्लॉय थे उसके अंडर में। लेकिन अचानक सेबी को पता नहीं क्या सूझा, किसने क्या कंप्लेन की, क्या हुआ ये भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। अचानक सेबी ने उस कंपनी का, उस ब्रांच का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, जिससे करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई, जिससे 4000 लोग बेरोजगार हो गए। अब वो क्यों हुआ, क्या कहानी, अब रितेश जी बताएं। तो सर इसके अंदर आप ऐसे लीजिए कि आपने पूरा बिजनेस मॉडल समझा कि खेती किसानी कैसे होती है। जनरली लैंड लीज पे ले लिया, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, लोग एम्प्लॉय कर रहे हो, मार्केट ढूंढ रहे हो, फसल सेलेक्ट कर रहे हो और बेच रहे हो। सो छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि खेती के बिजनेस को समझने के लिए, आगे सब लोगों के लिए काम की चीज़ भी है वैसे। खेती का कोई सा भी बिजनेस 5 चीज़ों को लेकर बनता है। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड। जमीन नहीं तो खेती है ही कहाँ, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब लोग लगेंगे, सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉयज़, लेबर्स, ये सब काम आता है। ऑपरेशन करेगा कौन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट। अगर मार्केट ही नहीं है तो बेचोगे क्या इतनी सब मेहनत करने के बाद, ठीक है। फिर चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेक्नोलॉजी और एग्रोनॉमी। ये है करना क्या है, ठीक है। मेरे पास लोग हैं, जमीन है और मार्केट है। अब मुझे बताए तो सही कि करना क्या है, कौन सा बीज लगाऊं, कौन सी वैरायटी का लगाऊं, कौन सी दवाई कब डालूं, कब स्प्रे करूं, ये कोई मुझे बताएगा ही नहीं तो क्या करना है। अब आप नोटिस करना, ये चारों चीज़ें जो हैं, इनमें से मार्केट जो है वो तो आपको इनफ्लो ऑफ रेवेन्यू देता है। बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। लैंड आने में भी खर्चा है, किसी ने खरीदी होगी, किसी ने किराए पे ली होगी। ऑपरेशन में टीम लगाने का खर्चा है, टेक्नोलॉजी और इन सब का भी खर्चा है। तो पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रह गई, वो है मनी। वो पैसा चाहिए आपको ये करने के लिए। इसको बोला जाता है फाइनेंस की भाषा में वर्किंग कैपिटल। आप फैक्ट्री लगा ली, लोग रख लिए, सामान आपको पता है क्या तैयार करना है, मार्केट में कहाँ बेचना है ये भी पता है, लेकिन आप रॉ मटेरियल खरीदना है, उन लोगों को सैलरीज देनी है, तो उसके लिए मनी का इन्फ्लो, पैसा सबसे जरूरी, पैसा जरूरी है। तो पैसा बहुत सारे तरीकों से आ सकता है। या तो वो फैक्ट्री या ये बिजनेस लोन उठाए, या फिर किसी से एडवांस ले, या फिर उधारी ले, ये तरीके हो सकते हैं। हमने एक इनोवेटिव मॉडल बनाया था, हमारा एक पैरेलल ब्रांड बना जिसका नाम था ग्रोपिटल, जैसा सर ने बताया। तो ये बिजनेस मॉडल हमारा अच्छा खासा चल रहा था। हम 15,000 एकड़ के लगभग की खेती कर रहे थे ऑल ओवर, बहुत सारे राज्यों के अंदर। 15,000 एकड़ लगभग 14 राज्यों के अंदर हमारी खेती चल रही थी। 4,000 एम्प्लॉयज़ के अंदर थे। इस पूरे बिजनेस मॉडल को पैरेलली हमारा एक पैरेलल ब्रांड था जिसका नाम था ग्रोपिटल। उसके अंदर हमारे रिटेल पार्टनर्स थे बेसिकली। आई वुड नॉट कॉल देम इन्वेस्टर्स, ये सब पार्टनर बने थे क्योंकि एक एलएलपी का मॉडल था, ठीक है। ये सब इसके अंदर पार्टनर्स बने। हमारे ऊपर एक एलएलपी आप बता दें दर्शकों। एलएलपी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो बेसिकली हम ऐसे ले लेते हैं, हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। हम दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म में हमने एक खेती का बिजनेस शुरू कर लिया। सपोज जमीन किराए पे ली और हमने कर लिया। ये साहब ने देखा कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये बोले कि मुझे आपके साथ पार्टनर बना लो। हमने बोला लेकिन सर हम आपको पार्टनर बनाएंगे लेकिन और किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि खेती तो हमें ही आती है। मैं आपको क्या आता है, बोले सर लेकिन मुझे तो आपका बिजनेस अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ पार्टनर बनना है। तो आप हमारे साथ पार्टनर बने, आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन डाला, आप पार्टनर बन गए। आप पार्टनर जैसे ही बने तो हमने बोला ठीक है, हम जिस तरीके से खेती कर रहे थे पहले हम 100 एकड़ में कर रहे थे, हो सकता है 120 में करने लग गए होंगे क्योंकि इनका कैपिटल भी जुड़ गया। तो हमने वो आया, हमने इनको ये भी बोल दिया सर मैं ऐसा नहीं है कि बराबरी का पार्टनर बना रहा हूँ आपको, आप बाद में आए हो तो मैं आपको थोड़ा सा ही रिटर्न दूंगा इसके अंदर से। तो आपको हमने थोड़ा सा रिटर्न दे दिया इसके अंदर से निकाल के। ऐसे करते करते हमारे लगभग 5,000 पार्टनर हो गए। और ये पार्टनर, हाँ, और ये एलएलपी, मैं बता दूं एलएलपी एक लीगल टर्म है, लीगल टर्म भारत सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है, सेबी की तरफ से अप्रूव्ड है। सब कोई गलत नहीं है कोई गलत। जी बताइए। सब करते हैं, हजारों कर रहे हैं, लाखों कर रहे हैं, लाखों हर बिजनेस में है। हाँ, इसके अंदर हमारे लगभग 200 करोड़ रुपए रेज हुए। अच्छा, अमाउंट 200 करोड़ रुपए जी। तो 15,000 एकड़ पे खेती भी थी, सब खेती से 200 करोड़ रुपए रेज करना बड़ा अमाउंट है। हाँ, तो ये तो सर हमारा ये वाला जो विंग था फार्मिंग और ये सब चीज़ें ये बिल्कुल सही से चल रही थी। जैसा 4,000 एम्प्लॉय जब खेती कर रहे हैं, चाय बागान थे, साउथ में कॉफी के थे, केले हो रहे थे, मतलब बहुत सारा हर तरह की क्रॉप थी। हाँ, ये बात अलग है, स्टेप बाय स्टेप फेजेस में बढ़ रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई पहले दिन से मैं 15,000 पे था। नहीं, पहले दिन तो चीजें नहीं होती। हमने शुरुआत ही 16 एकड़ से करी थी, तब जाके हम वहाँ 15,000 पे पहुंचे। लगभग 15,000, एग्जैक्ट फिगर तो 13,500 समथिंग ऐसा कुछ, लेकिन हम मान सकते हैं। तो ऐसे हम पहुंचे। तो सेबी ने इसके ऊपर एक फ्रीज लगाया। अब उसका एक लीगल केस चल रहा है, वो एक प्रोसेस में है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ग्रोपिटल वाला आर्म था, ये जो मॉडल था जिसके अंदर हम एलएलपी के अंदर पार्टनर्स बना रहे थे, उसके ऊपर अभी एक लिटिगेशन चल रहा है। उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि भाई वो अंडर सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। लेकिन आप पॉइंट समझ गए। लेकिन तो उसके ऊपर एक फ्रीज लगा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो खेती चल रही थी, खड़ी फसल थी, वो मेरी धीरे धीरे बर्बाद होने लग गई। क्योंकि आप सोचो बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब ना मैं लेबर्स को पैसे दे पा रहा हूँ,
ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। अगर हम अपना ही एग्जाम्पल लें, एक सेकंड छोटा सा यहाँ रोक जी रहा जी हूँ। जी, क्यों फ्रीज लगा, मतलब क्या बोल के फ्रीज लगा? उन्हें लगा कि एक है ना CIS है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अच्छा, उनको जैसे लगा कि Ponzi इन्वेस्टमेंट scheme स्कीम चलती आप चला रहे हाँ हो। जी, जैसे जिनमें फ्रॉड हुए हैं बहुत सारे स्कीम्स में। हाँ, ठीक है, फिर पैसे उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये फ्रीज लगा। फिर हमने ट्राई किया, हम हाई कोर्ट्स भी गए, मतलब हम कोर्ट्स में गए। हम, कितनी फसल खड़ी थी आपकी? आप ऐसे मान लीजिए अगर ये सारी फसल निकल जाती हमारी तो हम लगभग उससे ना 100-120 करोड़ रुपए निकाल लेते। 120 करोड़? जी। और बर्बाद होगी उसमें से। अब आप ऐसे ही मान लीजिए इतना पोटेंशियल था उस फसल का, जब अकाउंट फ्रीज हो गए तो मैं उससे निकाल नहीं पाया ना। दैट वाज द पोटेंशियल ऑफ दैट फसल। हाँ, समझ गया कि आज आपको अगर काटते तो 120 करोड़ हाँ, इतने मिलते बिल्कुल अब वो निकलते। घटती गई क्योंकि वो तो घटेगी। अगर वही है कि आपके घर में भी आपने गमले में एक पौधा लगा रखा है, आप उसको पानी देना बंद करोगे तो वो तो डिटेरियोरेट ही होगी उसकी हेल्थ, सूख जाएगा। सही अगर है। आज मैं भी खाना खाना बंद कर दूं तो मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट ही होगी रोज की ठीक रोज। है। बस वैसा चीज है। ठीक है। तो हमारे फ्रीज लगा ये चीज़। धीरे धीरे हम कोर्ट्स में गए, हमने बोला सर केस चलने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी वर वेरी, हमें तो दिक्कत ही नहीं थी, हमें पता है कि हमने ये चीज़ तो कोई कहीं गलत नहीं थी, LLP मॉडल था, ये सब चीज़ें चल रही हैं, मॉडल में थी। हमने सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करी कि किसी तरीके से बस हमें ये फसल निकालने दो। हमने चीज़ें भी भेजी, सब चीज़ थी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भी बताई कि फसल इस स्टेज पे ख़राब होएगी, ये होएगी, लेकिन ठीक है अब जो था वो हुआ है। एंड प्लस देखा है हमने कई एग्जांपल्स, आप भी जानते हैं एज अ स्टार्टअप ग्रोपिटल के अंदर, ग्रोपिटल ही नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स क्या होता है, मल्टीपल रेगुलेटरी आयरनोइज की वजह से ना कई जगहों पे स्टक हो जाते हैं और कई जगहों पे बर्बाद भी हुए। ये इंडियन सिस्टम में है। तो आज तो हम ये समझ पा रहे हैं कि एक स्टार्टअप तो हमारे सामने खड़ा हुआ, हाँ, और खड़ा हुआ स्टार्टअप अगर किसी कारणवश रुका तो सिर्फ एक शंका पे कि आप बस। CIS चला रहे हो। बस एक्चुअली मतलब एक शक है ना ये तो। बिल्कुल सिर्फ शक मेरे को नहीं है। लगता कि अभी तक ये प्रूफ हुआ होगा कि अब चलो कोर्ट में केस चल रहा है, बाद में क्या होगा हाँ, फैसला वो तो बात की बात है, हाँ। लेकिन हम और आप जो अभी तक समझ पाए बिल्कुल वो एक शक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, उससे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि इस देश में गवर्नमेंट स्टार्टअप की बात करती है। मोदी जी कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि आप शुरू करो, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर किसी शक के आधार पर आप 4000 लोगों की नौकरी आपने ले ली। यार सही बात है, 4000 लोग, 4000 लोगों को जो सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट पे करने बात करती है, जो कहती है कि आप आत्मनिर्भर बनो, तो जो किसान आत्मनिर्भर बन रहा है 4000 लोगों को आपने बर्बाद कर दिया एक मिनट एक में। इंजीनियर जो किसान बन गया, हाँ, एक MBA जो किसान बन गया, बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, और उसके साथ साथ 4000 लोगों को बर्बाद कर दिया। उससे भी बड़ी बात, आपसे सरकार जुर्माना वसूल लेगी, आप इनकम टैक्स ना भरें तो आपको आपके खाते सीज कर देगी, आपकी गाड़ी सीज कर देगी। आज अगर कल को चल करके ऋतुराज शर्मा जी की जो ग्रोपिटल कंपनी है, इसका एक एग्जांपल मैं और दे दूं, है ना, हाल फिलहाल में अभी 1 महीने का हमारा किसी कारणवश हाँ, GST भरना छूट गया। हाँ, हमें नोटिस आ गया, नोटिस आ गया अगले दिन, और स्टार्टअप है हमारा भी, अभी हमारा भी स्टार्टअप है, ठीक है, नेक्स्ट डे नोटिस आ गया। हाँ। तो जब ये कोर्ट इनको, मैं मानता हूं कि क्या फैसला होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कल अगर ये बेकसूर साबित हो जाते हैं, ये एक्विटल हो जाता है इनका कि ये गलत था, तो इनका 120 करोड़ रुपया और उन 4000 लोगों के एम्प्लॉय की जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार जिम्मेदार होगी? क्या सेबी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? या वो अधिकारी, जिस अधिकारी ने नोटिस दिया, क्या वो करेगा? नहीं, उसको तो जेब भरने से मतलब है अपनी। हाँ। सब जानते हैं सेबी में क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। क्या सेबी के अधिकारियों को नहीं पता है? सब पता है लोगों को। लास्ट में माफी मांग के छूट माफी मांग। इस देश में मैं इस सरकार से कह रहा हूं, अगर सरकार का कोई अधिकारी देखता है, सुनता है, सबसे बड़ी पहले होनी चाहिए इस देश में अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। बिना अकाउंटेबिलिटी के मैं कुछ भी स्याह सफेद करूंगा, कोई पूछने वाला नहीं। किसी का मैंने घर बर्बाद कर दिया, किसी का मैंने बिजनेस बर्बाद कर दिया, एक अपॉलॉजी लिख दी और खत्म काम। ऐसा नहीं हो सकता ना। और उसके अलावा ना तो लंबा प्रोसेस उनका भी चलता है। हाँ। कि ठीक है जी, हमने जांच बैठाई है, हाँ। जांच जारी है, और जांच जारी तक वो खत्म हो जाता मर है, जाते हैं नौकरी लोग। खत्म हो जाती है, वो मर भी जाते हैं। भाई आप उस अधिकारी को क्या दिक्कत है? कोई उसको तो मोटे पैसे सरकार से मिल रहे हैं। हाँ। अधिकारी की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है सेबी का, पूरे देश का कमांड कंट्रोल कर रहा है, और जो ऊपर से नीचे से आ रहा है जेब में वो अलग आ रहा है, उसका कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जिसने सब कुछ अपना करियर छोड़ के, हर चीज दांव पे लगा करके लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, जो इस सरकार का सबसे बड़ा मोटो है। आज वो 4000 हो सकता था, हाँ। इस साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर 8000 हो गए होते। हाँ। अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 15,000 एकड़, 14 राज्य। सर हमारे पास 60,000 एकड़ के लीज एग्रीमेंट साइन थे, जिसमें बताइए। खेती इतनी की हो रही थी, हम बढ़ा रहे थे उसको। और कितना बड़ा लॉस है ये किसानों ये के सर बहुत, लिए। आपने जो चीज़ बोली मैं आपसे कई हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन ये क्या है, एक बहुत आयरोनिकल सिस्टम है। आपने जैसे बोला कि सरकार बढ़ावा देना चाहती है, तो ऐसा नहीं है। हमें, आप ऐसे समझो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने प्रमोट किया, हमें ग्रांट्स भी मिली, हमारे स्टार्टअप को सराहा भी गया, है ना, मतलब अच्छा, मतलब रफ्तार योजना वगैरह सब अच्छी बना रखी है, हम उसके अंदर वो भी बने। और वहीं दूसरा सरकारी सिस्टम भी एक, तो उसमें हम फंस गए या रुक गए।
उस वजह से हमें रोक दिया गया। सो हमारा ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबल सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, जो आपसे मैं सहमत करता हूँ, खासकर स्टार्टअप कम्युनिटी। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स इस वजह से हुए हैं। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ सर, मैं तो सामने ही हूँ आपके। आपने बोला लोग मर जाते हैं, सर मेरी खुद की ऐसी हालत हो गई थी जब पहली बार मैंने इस चीज़ को झेला, क्योंकि मैं कोई एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ। अगर आज मैंने कोई मेरी खुद की भी ऐसी कोई पर्सनल वर्ड नहीं बनाई ना, मैं कहीं बाहर गया हूँ, आप खड़े कैसे हो? हाँ, मैं कहीं बाहर नहीं गया, यहीं हूँ, सब चीज़ें हैं। मैं मेरी फैमिली से उधार ले लेके बड़ी मुश्किल से अभी हम केस लड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये कोई इतना बड़ा मैटर है, ये चीज़ है कि मैं इसको इस तरीके इस लेवल के मैटर को झेल पाऊंगा। ये चीज़ बड़ी मुश्किल से मैं उससे निकला हूँ। आई वॉज अंडर वेरी डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब आई थी ना, आई, मैं बता रहा हूँ, हालत खराब हो गई थी सर, मेरी हालत खराब हो गई आपने जितने पार्टनर्स बनाए, उनका प्रेशर, उनका पैसा, बहुत सारी चीजें होती। किसानों को 4,000 लोग पार्टनरशिप में थे, हाँ, वो सब एलएलपी थे। सो प्रेशर बहुत आया। हाँ। अब ये भी, अब क्या, ह्यूमन टेंडेंसी बहुत अलग अलग है। अगर आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस कर ही रहे हैं तो आप इसको ऐसे ले लीजिए, कई पार्टनर्स ने प्रेशर बनाया, लेकिन कई पार्टनर्स बहुत अलग तरीके के भी थे, एक पॉजिटिव सोच लेके भी थे। जो हम ज़ेटा एग्री नेटवर्क डिस्कस कर रहे थे, ये एग्री नेटवर्क कॉन्सेप्ट हमने दिया, लेकिन एक पार्टनर जो हमारे पीछे पड़ रहे थे, ही वॉज लाइक कि भाई मैं तुम्हारे स्टार्टअप मॉडल से तो बहुत प्रभावित हूँ, मेरे को कुछ करवाओ किस तरीके से। तो उन्होंने खुद का ही एग्री नेटवर्क खोल लिया। मैंने बोला ठीक है आप यूज़ कर लो, एंड वो पर्सन ने अपनी नौकरी छोड़ ली, अपना बिजनेस बना लिया एग्री नेटवर्क के अंदर, स्टार्टअप को एकड़ों ज़मीन दे दी, ठीक है। दूसरे स्टार्टअप के साथ भी जुड़ के काम कर रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग वाले या फिर कोई ड्रोन बेस्ड है ना स्प्रे वाले, इनके साथ जुड़ के भी काम कर रहे हैं। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया, मैं तो खुश हूँ उनके लिए कि भाई ठीक है सर, आपको मैं इतनी मदद कर पाया, यहाँ तक भी बैठ रहा है। तो एक इतना आयरोनिकल सिस्टम आप देखिए कि मतलब सोसाइटी या समाज या फिर आप सरकारी सिस्टम या तंत्र की अगर आप बात करें, तो ये इतना बड़ा है कि इस लेवल से इस लेवल तक के अंदर भी एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कि इधर एक मैं यही कहने वाला था हाँ। कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है और सेबी आपके खिलाफ चल रहा है, तो सरकार के सिस्टम में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि आप सिंक्रोनाइज रहो, सिनर्जी तो रहे आपकी, सिनर्जी रहनी चाहिए। और दूसरी बात, आप अगर स्टार्टअप्स की करते हैं, स्टार्टअप एक पौधा है, हाँ, आप चाहते हो कि आप इस देश में स्टार्टअप शुरू करो तो उस पौधे को देखभाल करनी पड़ेगी। सही बात। आप उसके लिए क्रूअल हो जाओगे, आप उसको पानी नहीं दोगे, आप उसको खाद नहीं दोगे, तो आप कैसे खड़ा कर लोगे? मेरा तो ये सवाल है। मेरा है कि देश को अगर नंबर 1 इकोनॉमी बनना है, हाँ, आने वाले समय में आप 10 ट्रिलियन और हाँ 12 5 ट्रिलियन का टारगेट है अभी, उसके बाद फिर अगला है। तो अगर आप ये ट्रिलियंस के टारगेट रख रहे हो तो आपको स्टार्टअप को तो प्रमोट करना पड़ेगा। और स्टार्टअप ये हालत है, पता है आपको, हाँ, हर 9 हाँ, में एक से डेटा हम चर्चा कर रहे थे, 9 में से एक स्टार्टअप खत्म हो रहे हैं। हाँ सर हम तो बूट स्टेप थे, हमने प्रॉफिटेबल भी थे, हाँ। एंड नहीं मैं आपको एक बहुत मैं सही में आपको एक सुन बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ। बिफोर दिस फ्रीज या जो हमारा आप अभी सेबी वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, उस ऑर्डर से पहले हमारा 0 डिफॉल्ट था। हमने एक भी पैसा डिफॉल्ट नहीं किया, अरे यार, एक भी 0 डिफॉल्ट पैसा था। बताइए। अब अकाउंट फ्रीज होने के बाद तो हमारे हाथ से ही चीज़ छूट गई, हम कर ही नहीं सकते कुछ। जो बैंक अकाउंट ही फ्रीज है तो पैसा ट्रांसफर कैसे होगा? तो वो अभी तक फ्रीज होंगे? अभी तक फ्रीज है। मेरे पर्सनल अकाउंट भी फ्रीज हुए थे, इसलिए मेरी खुद की भी हालत ख़राब थी बड़ी मुश्किल से। मतलब मैं, हमारे परिवार बिल्कुल ऐसा उसमें आ गया सकते में, बहुत ही बड़ी दिक्कत हुई थी। अच्छा, लेकिन ठीक है, दैट्स अ क्रिपिंग स्टोरी। मैं उसके ऊपर मैं तो क्या थोड़ा सा और एक चीज़ अंदर से पॉजिटिव थोड़ा सा इमोशनल है। मतलब मैं जब इनसे पहली बार बात कर रहा था, मैं सुन के हैरान था कि उस समय ये फैमिली प्लानिंग वाली स्थिति में भी थे जी। अच्छा, जिस समय ये सारा कुछ हुआ उस समय ये पिता बनने वाले थे। बताइए। आप सोचिए क्या मतलब क्या टेंडेंसी और क्या मेंटेलिटी होगी, कैसे खड़े हुए होंगे। नहीं, बोल रहे हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी तक इंसान के अंदर आ रही है, तो कितना बड़ा शॉक्ड होगा, कितना बड़ा ट्रॉमा था उस समय आपको? बिल्कुल था सर। वो तो बस आप ऐसे समझो कि मेरी फैमिली ने मुझे अच्छा सपोर्ट कर दिया, कुछ अच्छे लोग थे मेरे साथ, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। एंड प्लस मैं टू बी ऑनेस्ट, ये वैसे अंदर से भी होता है, क्या है, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं थोड़ा सा हमेशा ये सोचता हूँ कि जीवन में अच्छा ही होगा। और या फिर आप ऐसा मान लो कि आपके सामने अगर 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप क्रिप करते रहो, अपनी चीज़ के ऊपर सोचते रहो कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं अब क्या कर पाऊँगा, अब तो मैं बर्बाद हो गया, तो उससे कुछ निकलना नहीं है। इससे बेटर है एक पॉजिटिव सोच लो, चीज़ करो, जो आपको आता है वो करो। मुझे खेती और एग्रीकल्चर के बिजनेस की नॉलेज है, मैं उसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ। वर्स्ट के सिनेरियो क्या है, इसके अंदर कम बढ़ जाऊँगा, लेकिन मैं सही में चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को लेके चलूँ आगे और मैं बनाऊँ। मैं सर से डिस्कस भी कर रहा था कि मैं ज़ेटा को लेके क्या सोचता हूँ। लोग बोलते हैं कि तू पागल हो चुका है। मैं आप ऐसे मान लीजिए कि मैं ज़ेटा फार्म्स को किसानी या एग्रीकल्चर का रिलीजन बनाना चाहता हूँ कि भाई आप किसान नहीं हो, आप ज़ेटा फार्मर हो, आप ये बनने चाहिए, आपके मन से सोच आनी चाहिए, वरना तो आप एक तरीके से मिशनहीन हो ना, विजनहीन हो। आप अच्छा, किसकी तरफ जा रहे हो वो ही नहीं पता। इसमें एक चीज़ और है, ये भी तानाशाही है सर जो अफसरों की, अधिकारियों की, कि आपकी एलएलपी अलग है,
आप अलग एंटिटी हैं, जितना मैंने पढ़ा है हाँ, लॉ। हाँ, बिल्कुल। आपका पर्सनल अकाउंट फ्रीज कर दिया बिना किसी एविडेंस के। अब हाँ, अब ये कर दिया, उसके ऊपर तो मैं क्या कमेंट कर सकता नहीं हूँ? नहीं, आप हाँ, नहीं, मैं हाँ, कर जी, सकता हूँ जी, जी, कमेंट। जी। आप पर्सनल अकाउंट, मेरी कंपनी में प्रॉब्लम है, आप पहले उसको करोगे, दोषी पाऊंगा तब मेरा पर्सनल अकाउंट फ्रीज करोगे। जी, अभी तो कुछ है नहीं, दोस्त तो कुछ है ही बात नहीं। छोड़ो, सब शक्ति दो, में यहाँ पे हो ये रहा दो है। अलग अलग एंटिटीज होती हैं। हाँ, दो कंपनी अलग अलग एंटिटी है, हाँ एलएलपी जी। अलग एंटिटी है, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी, मेरा अकाउंट हाँ, हाँ, वो हाँ। अलग एंटिटी है। बिल्कुल सर। तो जब मैं कहीं गिल्टी फाउंड होगा या आपको ज्यादा कोई एविडेंस ऐसा मिलेगा तब आप मेरा अकाउंट फ्रीज करोगे। जी, क्योंकि आप उससे परिवार भी तो चलता है। बिल्कुल, आप घर परिवार, किसी को जरूरत है, बीमार है, बच्चे की फीस देनी है, आप 1 मिनट बंद कर दो किसी को। इस तानाशाही को तो खत्म इस देश में जब तक नहीं होगी तब तक ये देश आगे नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लोग टैलेंटेड इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पर टैक्सों की मार है, फैसिलिटी एक पैसे की नहीं है, लोग दुबई जाके शिफ्ट होते क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं देना, लेविश लाइफ है। सही बात है। और लोग फिर कहते, अच्छा फिर बाद में कहते हैं हाँ। आप क्यों चले गए, आप देशभक्त नहीं है। आप देशभक्त नहीं आप है। देशभक्त नहीं, आपने अरे देश छोड़ यार, दिया। आप इस तरीके से मारोगे एक स्टार्टअप बेचारा जो 4,000 एम्प्लॉय दे दिया। हाँ। अब तक वो 10,000 एम्प्लॉय दे चुका होता। तब कितने, अच्छा वो 12,000 से जो 60,000 एकड़ की लीज का कागज रखा हुआ वो था। 4,000 नहीं, वो 12,000 लोग थे। एक परिवार में 4 लोग मिनिमम अगर मैं जोड़ूं तो 12,000 लोग इनडायरेक्टली। 16,000 हो गए तब तो। 16,000, हाँ, बताइए। 4 चौक 16, 16,000 लोग होते जो बेनिफिशियर थे इसके। नहीं, ये तो गलत हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खैर, फंसे किसान पे आते हैं। हाँ, जो आप खेती करवाते हैं जेटा के जरिए और बाकी जो किसान पहले करते हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? वही जो हम पारंपरिक खेती जो हाँ, होती थी तो और- हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया, हाँ। तो एक ट्रेडिशनल फार्मर हम्म, और एक जेटा फार्मिंग वाले कॉन्सेप्ट हाँ, में डिफरेंस क्या है? वही वही वही। ट्रेडिशनल फार्मर क्या है, एक बहुत है ना फ्रीलांसर वाली सोच रखता है। हम्म। वो ये बोलता है, मतलब सब अपनी अपनी सोच रखते हैं, ज़्यादा बेटर टर्म ये है। हाँ। एक बोलेगा मैं मेरे दादाजी से सीखा हूँ, एक बोलेगा हमारे गांव में तो ऐसे ही चलता है साहब, एक बोलेगा मैं कृषि विज्ञान केंद्र से सीख के आया हूँ, एक होगा पढ़ा लिखा किसान, भाई मैं तो बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया हूँ, मैं तो इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से चलूंगा। तो आप नोटिस कर रहे हो कि एक पैटर्न है, हाँ। सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल। सिस्टम ड्रिवन कुछ नहीं है कि चलना ऐसे ही था, ठीक है, एक तरीका होना। तो जेटा फार्म्स के अंदर आप ऐसे समझ लिए कि एक प्रोसेस ड्रिवन कल्चर बनाया। अच्छा। हम ये कहते हैं कि किसानी तो सबको आती थी, तरीका किसानी के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, गलत कोई नहीं होता, अच्छा। सब सही है, हाँ। ठीक है, लेकिन इनमें सबसे सही कौन है वो बनाना बहुत जरूरी था। ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने घर में भी अगर आप कोई वो होता है ना बागवानी करते हैं थोड़ी बहुत, तो आप गलत तरीके से कर रहे हो या सही तरीके से कर रहे हो, लेकिन आप खुश हो अगर 2 फूल भी आ रहे हैं, लेकिन कोई और अगर अरे इस तरीके से करते हैं 5 फूल आ जाते हैं, यही होता है। लेकिन बस आप तो इतना- 2 में इतना भी ही, खुश हो तो basic। खुशी हो, एग्जैक्टली, राइट। तो जेटा फार्मर के आप ऐसे समझ लिए, जेटा फार्मिंग कॉन्सेप्ट एक प्रोसेस ड्रिवन कल्चर था और प्लस टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड कल्चर था। कहने का मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी इस मार्केट के अंदर आ रही है और अगर वो फाइनेंशियली फीजिबल है और सही में हमारे इसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि यूजफुल है, फीजिबल के साथ साथ यूजफुल होना भी बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूज केसेस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। कई लोग IoT सेंसर्स बोलते हैं कि आप फार्म्स में लगा लो, किसान बोलते हैं मैं रोज फार्म में जा रहा हूँ, मेरे को IoT सेंसर की क्या जरूरत है, मेरे को घर बैठ के देखना ही नहीं है कि मेरी मिट्टी गीली है या नहीं, मैं तो खुद जाके देख लेता हूँ, मैं रहता ही खेत पे हूँ। अब हम कॉर्पोरेट जैसे काम कर रहे थे, तो हम तो ऑफिस में, गुड़गांव हमारा ऑफिस चलता था उस समय, तो हमें तो देखना पड़ता था कि भाई मेरा राजस्थान में जो खेत चल रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है। तो आप IoT सेंसर लगा के बैठे हो, तो मेरा यूज केस कितना डिफरेंट होता है। आप ऐसे समझो कि सेंसर ने मुझे ये बता दिया कि मिट्टी आज गीली हुई है, अब बारिश से हुई हो, पानी देके हुई हो या कैसे भी हुई हो, और हमने हमारे सुपरवाइजर को बोल रखा था आज पानी देना है, तो मैच हो गया, उसने काम कर दिया और IoT सेंसर ने बता दिया मिट्टी गीली हुई है तो पानी दे दिया। हाँ, इसमें हो सकता है कई जगहों पे लूप होल भी ढूंढते हैं लोग, मग्गे से पानी डालिया है तो हाँ। ऐसे भी चीजें हो सकती है। हाँ, हाँ, तो बदमाशी तो- आपके पास पैरेलली फिर दूसरा पैरेलल सोर्स ऑफ ट्रूथ भी होना चाहिए। वो क्या हो सकता है, ऑडिट टीम जाके देख के आए, या आप सैटेलाइट मैपिंग से देखो कि आपकी फसल अच्छी चल रही है नहीं चल रही। हाँ। तो अब आप समझ पाए होंगे कि जेटा फार्मर और ट्रेडिशनल फार्मर में कॉन्सेप्ट में डिफरेंट है। ट्रेडिशनल फार्मर अपने अपने तरीके से कर रहा है, नॉलेज का उसके पास गैप है, टेक्नोलॉजी हो सकता है मार्केट में अवेलेबल है लेकिन एक्सेसिबल उसके पास नहीं है बिकॉज ऑफ उसकी समझ की वजह से, और दूसरा फाइनेंशियल की वजह से। IoT सेंसर सस्ता नहीं आता है, IoT सेंसर आपका 20-25 हज़ार रुपए का डिवाइस आएगा, अच्छा। राइट। अब वो बोलता है भाई मेरा गेहूं लगाने में 1 एकड़ में 20,000 रुपए मैं खर्चा करता हूँ और मैं एक IoT सेंसर और लगा लूँ उसके ऊपर से, तो मैं कहाँ से करूंगा इस चीज को। सही बात है? है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं ट्रेडिशनल किसान के कंपैरिजन में, ना ये सुन के हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, ट्रेडिशनल किसान के कंपैरिजन में मेरा अगर बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो मैं पर एकड़ कम कमाता हूँ, अच्छा। क्योंकि हम इतनी सारी चीजें ओवरहेड्स बन गए ना मेरे, तो हाँ, टैक्स भी खर्चे लगा आ दिया, गए। मैं ऑफिसर भी रख रहा हूँ, सैलरी पे ये भी रख रहा हूँ, लेकिन ये एक छोटे एरिया में काम कर रहा है, मैं स्केल में काम कर रहा हूँ, बड़े एरिया में काम कर। राइट। अब मजे की बात, इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द फसल, आप कोई सी भी फसल का नाम लीजिए, ऑन एन एवरेज 70 से 80% का ROI कमाती है। अच्छा। ये बहुत अलग तरीके का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ज़्यादातर आपने किसान सुने होंगे कि हम तो लॉस में हैं, हाँ। हम ना बर्बाद हो रहे हैं।
तो इसके पीछे का प्रॉब्लम समझिए। 70 से 80% ROI आ रहा है। आप ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो लगाया उससे कितना आता है। हाँ। अब मैं कैसे बता पा रहा हूँ, या मेरा डेटा नहीं है। आप अगर आप जैसे आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का या फिर आप ICAR का डेटा भी देखेंगे, उनके ऊपर आप एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स का डेटा देख लीजिए कि एक फसल को उगाने में पर एकड़ का खर्चा कितना आता है और ऑन एन एवरेज वो फसल कितने रुपए की बिकेगी, तो उसके अंदर यही ROI आएगा। ठीक है, यही ROI आएगा। हमारे कम आता है क्योंकि हमारे दूसरे खर्चे और हो जाते हैं। बस ऐसे मान लीजिए आप तो कि सैलरी वैलरी ये सब चीज़ों के भी खर्चे आ जाते हैं। क्यों आते हैं? आप गेहूं की बात कर रहे थे हम, 20,000 रुपये ऑन एन एकड़ का आप खर्चा मान लीजिए। ठीक है, गेहूं आपका 1 एकड़ से 35,000 रुपये का बिकेगा। 6 महीने का मान लेते हैं अपन, वैसे 5 महीने की फसल है, लेकिन 20 लगा के आपने 35,000 निकाले तो 15,000 का प्रॉफिट कमाया, हो गया आपका आराम से अच्छा खासा रिटर्न। 80% तक का रिटर्न है आपका। ठीक है, ये गेहूं के अंदर बता रहा हूँ। धान के अंदर भी आपका ऐसे मान लो, धान में और भी ज्यादा आता है। पंजाब के किसानों की आप बात कर रहे हैं तो उनका भी आता है। अब आते हैं कि फिर छोटा किसान क्यों इतना मारा या फिर इतना ज्यादा उसकी है ना दयनीय स्थिति क्यों है? रीजन ये है, ऑन एन एवरेज ट्रेडिशनल फार्मर्स की इंडिया के अंदर जो एरिया है उसके पास वो है 2.5 से 3 एकड़ का, मतलब 1 से 2 हेक्टेयर का, 2.5 से 5 एकड़ पकड़ लो। तो 2.5 एकड़ 2 एकड़ के अंदर 15-15 हज़ार कमा के 30,000 कमाए। ऐसे अपन 2 साइकिल ले लेते हैं, 60,000 कमाए। आज की रेट में 60,000 रुपए के अंदर साल भर में किसका घर चल पाता है? किसी का नहीं चलता। इसलिए वो हमेशा गरीब रह जाता है। हाँ, ये है प्रॉब्लम। तो फिर अगर आपके साथ जुड़ेगा तो 60,000 कितने में हो जाएगा? फिर तो 60,000 का 60,000 रहेगा। थोड़ा सा बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा। अब ऐसे समझिए कि मैं ऐसा कोई जादू की छड़ी घुमा के उसको वो तो नहीं कर सकता कि 2 एकड़ के अंदर उसको 10 लाख कमा दूं। वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए वैल्यू एडिशन प्रैक्टिसेस होंगी। उसके लिए सरकार ने, आप एक और चीज बताता हूँ, सरकार की बहुत सारी अच्छी स्कीम है। हम थोड़ी देर पहले सरकार की क्लेमिंग कर रहे थे। आप सोचो ये स्कीम्स देखिए, आप FPO बना रखे हैं, FPO के मॉडल्स बना रखे हैं, सरकार सब्सिडीज देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, वैल्यू एडिशन की चीजें बहुत सारी बता रखी है। लेकिन नॉलेज का अभाव और फाइनेंशियल फीजिबिलिटी नहीं होना, और प्लस एक और चीज, वही मैंने बताया, ट्रेडिशनल किसान 10 अपने अपने सोच हैं, 10 दिमाग तो 10 सोच। तो ये सब एक साथ आके जब तक काम नहीं करेंगे ना, तब तक इन फैसिलिटीज का फायदा उठा ही नहीं पाएंगे। FPO बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन FPO भी वो सिंक्रोनाइजेशन का ही खेल है। अगर एक गांव के किसान सब आके काम करें, भाई 2-2 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, 2-2 एकड़ के अगर सपोज 100 किसान जुड़ गए तो 200 एकड़ जमीन हो गई ना। अब 200 एकड़ के ऊपर आप एक साथ बड़ी फसल लगाओ तो हमारे जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा। आप वैल्यू एडिशन के लिए आप सरकार के बेनिफिट्स उसके अंदर लेके आ पाओगे, है ना। प्लस जो खर्चे पहले हर किसान को एक IoT सेंसर या ड्रोन खरीदना है, सपोज अब ड्रोन आ रहा है आपसे 8 से 10 लाख रुपए का, एक किसान तो खरीद नहीं पाएगा। 200 एकड़ में पोसा जाएगा, वही चीज सस्ता हो गया, आसान। एक साथ 200 एकड़ में स्प्रे भी हो जाएगा। मतलब कलेक्टिव कह रहे हैं आप। कलेक्टिव बनना जरूरी है। लेकिन ऋतुराज जी, मैं यहाँ रोकूंगा। आपने कहा कि सरकार ने बहुत सारी स्कीमें शुरू कर रखी हैं बेनिफिशियल, और मैं सरकार को कह रहा था, मैं सरकार को ये नहीं कह रहा कि आप स्कीम नहीं ला रहे, समझ गया मैं ये कह रहा हूं कि आप जो ला रहे हैं, आप नाकाबिल लोग जो सिस्टम में घुसे हुए हैं वो उसको नहीं लाने दे रहे। आप इस कमरे में 56 भोग लगा देते हैं कि आप मेरा जनता आकर के खाए, और आपका जो ऑफिसर बाहर बैठा हो गेट पे रोक के बैठ गया कि कोई नहीं घुसेगा। मैं समझ गया सर। तो वो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल होगा, खाना भी खराब होगा और किसी को मिल भी नहीं रहा, भूखा मर रहा है इंसान। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सिर्फ स्कीमें ला देने से चीजें नहीं हो जाती। करेक्ट। उसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है और वो हो रही है कि नहीं हो रही, ये क्रॉस चेक रखना जरूरी है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इसको और आसान मैं करता हूँ। बिहार में आप जाइएगा तो डेयरी पे बहुत काम होता है, डेयरी पे बहुत पैसे मिलते हैं, मीन्स सरकार अपनी तरफ से फंडिंग बहुत करती है। सही बात है। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कोई 1 महीने चलाया, किसी ने 2 महीने चलाया, उसके बाद वो बंद हो गया। लेकिन हर साल 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़ रुपए डेयरी पे खर्च हो रहे हैं। बिहार एक राज्य की बात कर रहा हूँ, सीधे बाकी राज्यों की बात नहीं कर रहा। तो उसमें दिक्कत उनकी नहीं है जो कर रहे हैं, ना उनकी है जो दे रहे हैं। दिक्कत कहाँ है? जो वहां से जब पैसा निकला तो यहाँ पहुंचा, और पहुंचने के बाद कितना काम हुआ। तो मीन्स वही बात ये भी कह रहे हैं धर्मेंद्र जी कि जो बीच का आदमी है, जो ऑफिसर है, वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रहा। अगर वो अपना काम करे तो वो पैसा इनको फायदा पहुंचे, उनको फायदा पहुंचे, उसकी जेबें बस भर रही हैं, बात खत्म। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर। सही बात है। हाँ, उसका यूटिलाइजेशन अगर उस स्कीम्स का और पैसे का सही तरीके से हो जाए तो आप अब जो अभी बात करें कि ये 2 एकड़ का कमा 10 लाख कैसे कमाए, तो वो भी कमा लेगा। मुझे आप बताया अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने इसीलिए पूछा कि ये क्या है। तब आपने समझा है कि 2 एकड़ नहीं, जो उसको 200 एकड़ बनाओ और फिर ऐसे काम करो, देखो आप कहाँ पहुंच जाओगे। तो अब इसके लिए अगर ऑफिसर काम नहीं कर रहा तो हम तो सरकार को कहेंगे, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का ना ट्रैकिंग भी जरूरी है, बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ट्रैकिंग होती नहीं है भाई, आपने पैसा खर्च किया, कोई कहीं पे आपने वैल्यू एडिशन का सेटअप लगाया, वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, या सिर्फ एक टिन का ढांचा बन के खड़ा हुआ है, बर्बाद हो रहा है, जंग लग रही है। ये आपने बिल्कुल सही बात है। मैंने कई जगहों पे बहुत सारे है ना वो देखी है
वो एरोमेटिक ऑयल एक्सट्रैक्शन हाँ, डिस्टिलेशन यूनिट, वो है ना बस बंद पड़ी हुई है। ये यूपी में भी कई जगहों पे बहुत लगी हुई है जगह और वो यूज नहीं हो रही ना, क्योंकि उसके आसपास वाले किसान होगा ही नहीं। अरे इसको और साधारण में कर दूं, आपने जगह जगह शौचालय बने देखे? हाँ, ऐसे ले लीजिए। देखा ना, उसमें सरकार का पैसा लगा ना, बिल्कुल लोकल विधायक सांसद का सही पैसा सही लगा सही ना। सही बात है। आज मैं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, हम्म मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आप बनारस चलो, आप सासाराम चलो, आप पटना चलो और दिखाओ मेरे को वो। हम्म मतलब ये स्थिति है कि वहाँ गाय ना जाए, आदमी तो बात छोड़ दो, इतनी ऐसी इतने बदतर गंदे- स्थिति है। सही बात। लेकिन तो- उसमें पैसे लगे, पैसे सब लगे, बर्बाद हो बिल्कुल गए। लगे, हाँ। किसके लगे? हमारे, आपके, सबके। टैक्स बिल्कुल का correct पैसा है, लगा। टैक्स का पैसा है, करेक्ट है, किसी अधिकारी की जेब से नहीं लगा, किसी नेता के जेब से नहीं लगा, करेक्ट है सर, पैसा किसका लगा? हमारा। हमारा लगा है। और हम अगर गुस्सा करें, हम अगर बोलें तो हमारे ऊपर नोटिस भेज दो, बिल्कुल भेज दो। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब एक आप अधिकारी को तो चेक नहीं कर पा रहे जो करप्शन कर रहा है, जो लूट रहा है, उसको आप नहीं चेक कर पा रहे, और एक ग्रोपिटल को आप शक के आधार पर बंद कर दे रहे हो, बंद कर दे रहे हो। 4000 लोगों की नौकरी खा नौकरी गए का। यार। तो ये तो मतलब इंतहा है ये इस देश में जो हो रहा है। खैर, अब बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर पर लौटते हैं कि जो आप टेक्नोलॉजीज बता रहे हैं, आप जी, किसानों को जी। देते हैं या ट्रेन करते हैं उनको, जी। उसका कोई बेनिफिट, क्या प्रूफ है आपके पास कि उसका बेनिफिट हुआ है? कोई एविडेंस, कोई आपका डेटा तो होता होगा। राइट। हाँ। तो इसको सर आप मेरे डेटा के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि हमने जिन कंपनीज की, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जेटा फार्म्स का अगर आपने अभी तक आपने वार्तालाप किया उसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो जेटा फार्म ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी है। नहीं, बिल्कुल हम नहीं। पता है वो इंसान थे जो उस टेक्नोलॉजी को समझा और उसको यूटिलाइज करवाया, हमने बनाया नहीं उसको। ठीक है। और अच्छे से ले लीजिए, आपने सुना होगा कि गूगल है ना बहुत अच्छा सर्च इंजन है, लेकिन वो पहला नहीं था। हाँ, पहला नहीं था, उससे पहले भी बहुत सारे बने थे, सक्सेसफुल गूगल ही हुआ। हाँ। तो यानी कि बहुत सारे सॉइल टेस्टिंग की डिवाइस वाले हैं, ड्रोन एप्लीकेशन वाले लोग हैं, IoT सेंसर्स वाले लोग हैं, डेटा एनालिटिक्स वाले लोग हैं, राइट। लेकिन किसान जब उसको समझ ही नहीं पा रहा तो आप क्या करो? तो हमने उसको क्या बोला, मत समझ भाई, मत कर, तू तेरे को समझने की जरूरत नहीं है, तेरे बिहाफ पे हम समझेंगे, तू तेरा डेटा मुझे दे दे। और इधर से हमने टेक्नोलॉजी हमने ले लिया, या इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करा, IoT सेंसर करवाया, या फिर हमने जेटा फार्म में बनाया। तो हम नहीं बोल रहे थे कि उसका मुझे पता तो होना चाहिए कब वो क्या डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, या डाल भी रहा है या नहीं डाल रहा है, उन सबकी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग का डेटा मेरे पास आया, तो उसका इस्तेमाल करके हमने उसको सही सलाह दे दी। तो आप जो बोल रहे हो कि उसका प्रूफ क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि प्रूफ दो तरीके से निकल सकता था कि जो 4000 लोगों को पहले तो हमने एम्प्लॉयमेंट वाले फॉर्मेट में जोड़ा था, अब हम जेटा फार्मर का कॉन्सेप्ट तो मैं अभी ये सेबी वाले ये सब आप ऐसे समझिए 2-4 महीने से ही लेके आया हूँ। इसमें लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चीज़ें हम उनको बता रहे हैं, उनको मार्केट की एक्सेसिबिलिटी दिला रहे हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात भी करी थी, वो किंग चिली वाली बात करी थी हमने, भूत जलोकिया। ये मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। अच्छा। नहीं, इसका मार्केट एक्सेस बहुत इजी नहीं है। वहाँ के किसान इस चीज़ की मार्केट ढूंढने के लिए अभी भी ऐसे हो रहे हैं कि भाई कहाँ है मार्केट। और ये होती नॉर्थ ईस्ट में होती है। बहुत बहुत, और लिटरली इसका ग्लोबल मार्केट है। मैं चाहूंगा कि आप उसकी पिक्चर दें ताकि हम दिखाएं हाँ, दर्शकों को बिल्कुल, अपने बिल्कुल। किंग चिली। आप किंग मुझे चिली picture भूत जरूर दें। जलोकिया। भूत जलोकिया क्यों नाम पड़ा उसका? हाँ। क्योंकि वो जालूकी की जगह है कि वहाँ पे उसका नाम है जालूकी, हाँ। और उसका नाम है भूत जलोकिया। भूत मतलब ऐसा हो गया, उसका बहुत सबसे तीखी मिर्ची है, तो वहाँ की भूत टर्मिनोलॉजी जैसी में भूत जलोकिया नाम है उसका। अच्छा, असली में नागालैंड में होती है। नागालैंड में होती है ये। वो आप उसकी पिक्चर भेजिए, हम लगाएंगे। हाँ, बिल्कुल, दर्शकों को। बिल्कुल सर। Interesting। दुनिया की सबसे तीखी दुनिया की मिर्च। सबसे तीखी मिर्च। अच्छा। तो अब एक्सेस तो चाहिए ना, वहाँ के किसान है, बिल्कुल गरीब किसान। आप मानो वहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें, वहाँ पे फोन के सिग्नल्स नहीं है, अच्छा। तो अब कैसे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो? लेकिन जो आप बोल रहे हो, अब वहाँ के किसान जब इतना सारा काम कर रहे हैं, उनको एक मार्केट का एक्सेस मिल रहा है, उनको एक रोजगार मिल रहा है, तो इस तरीके से हो सकता है। ये हमने सब सही तरीका यही लगा मुझे। अच्छा, कि हर मुझे- आदमी को हर चीज सिखाने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को एक्सेसिबल बना दो बस आप। बस। मतलब कहने का मतलब है, आपको कार चलानी है तो आप कार बनाना नहीं सीखोगे, कार चलाना चलाना ही ही सीखो, सीखना है। उतना सीख लो। तो आप टेक्नोलॉजी की ज्यादा अगर आपको नहीं समझ है तो आप इतना सीख लो। अच्छा, मुझे इसका एक बेनिफिट और लगा आपका जेटा फार्म्स का, जो है किसानों को जो रोजगार मिल रहा है वो मिल रहा है, जो ग्रो हो रहा है। सबसे बड़ी बात, जो हम जहर खा रहे हैं आज की डेट, अनजाने में जो किसान डाल रहा है पेस्टिसाइड, आप उसकी सही मात्रा बता रहे हैं, तो उससे हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो भी बच रही है और इंसान के लिए हेल्दी भी है। करेक्ट। ये बेनिफिट। वही मैं बोल रहा था, सॉइल इज जस्ट लाइक ए बॉडी। हाँ, उसको कितना क्या देना है, कितना आयरन, कितना विटामिन, कितना पोटेशियम, कितना इंसुलिन, हाँ। वो सब आप चेक करते हो, हाँ। और उस हिसाब से ही आप चीजें प्रोवाइड करते हो। तो निश्चित है कि फसल भी जो होती होगी वो बहुत बेहतर होती होगी। जी। तो सर इसको आपने बहुत करेक्ट टर्मिनोलॉजी ली। सॉइल को भी हम है ना जीवित ही मानते हैं। आपने बोला इज लाइक अ बॉडी, नहीं, हम मानते हैं इट इज अ बॉडी विच इज कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। वो अगर सही से काम कर रहे हैं ना, तो पौधा भी एक जिंदा चीज है, उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े अंदर हैं, अर्थवॉर्म्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब भी जिंदा है। ये सबके तालमेल से ही ये एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम चल रहा है। यही है। आज के दौर में आप नागालैंड में क्या कर रहे हैं?
नागालैंड में ये जलोकिया वाला आपको मैंने बताया, ठीक है, भूत जलोकिया। भूत जलोकिया, मिर्ची वाला ये क्या है, कितने एकड़ पे हो ये रहा है? लगभग 1000 एकड़ का होगा। एक स्टार्टअप है, वहीं के लोग हैं, उनके साथ मिलकर हम ये चीज कर रहे हैं। सरकार भी सपोर्ट कर रही है आपको वहाँ की? सरकार, हाँ, सरकार भी सपोर्ट कर रही है। अच्छा, बहुत देर से मैं एक नाम सुन रहा हूँ जो आपकी कंपनी का नाम है जेटा। ये जेटा मतलब क्या है? ZETTA। करेक्ट करेक्ट। मतलब कहाँ से आपने? जेटा सर ऐसे आया, जेटा का मतलब है 10⁻22, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर। हम अच्छा। चाहते थे कि हम जो भी चीज़ करें वो बहुत बड़े स्केल में करें, बहुत बड़ा बनना चाहिए। हम जैसे आज की डेट में मेरे पास पाइपलाइन है लैंड की 1 लाख एकड़ की, और ये बहुत बड़ा नंबर है। हम चाहते हैं कि इसको हम लेके आएँ, इस लेवल पर, इस स्केल तक पहुँचे। खेती करें तो उस स्केल पे होनी चाहिए, है ना। 2-2 एकड़ पे खेती नहीं करनी, क्योंकि आप फिर क्या है, 2-2 एकड़ के अंदर वो फ्रीलांसर जैसे बनेगा। हमें कंपनी या कॉर्पोरेट जैसा बनना है। हम किसानी या खेती के क्षेत्र में आज तक एक भी कॉर्पोरेट नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज खेती नहीं कर रहा। स्टार्टअप्स आए हैं, एंटिटीज आई हैं। आप बड़े नाम सुनेंगे, मैं बड़े नामों की आप बात करें, और कितने बड़े नाम लेंगे, रिलायंस एंड अदानी, ये भी हाँ, एग्रीकल्चर ये में भी- है, हाँ, मैं मना नहीं कर रहा। अडानी ने पूरा हिमाचल ले हाँ, लिया। लेकिन दे आर नॉट डायरेक्ट एग्रीकल्चर, राइट। वो सिर्फ प्रोडक्ट बाय करते हैं। प्रोडक्ट बाय करना, वैल्यू एडिशन करना, दे आर डूइंग गुड वर्क, राइट। मैं उसके अंदर मना नहीं करूंगा। रिलायंस इज लाइक एक्सपोर्टिंग मैंगोज, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्रोडक्ट सेंट्रिक हो गए। टाटाज आर ऑल्सो चाय के अंदर है, कितना बड़ा काम करें, लेकिन वो प्रोडक्ट सेंट्रिक है। हम चाहते हैं इस सिस्टम को ऐसा बनाए कि हम एग्रीकल्चर हैं। अगर कहीं पर भी आए फार्मिंग या एग्रीकल्चर का नाम, तो जेटा फार्म्स का नाम आना चाहिए, ओके। और कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये जेटा नाम कहाँ से आया, मतलब कहाँ से चूज किया आपने, ये तो कहाँ सर से निकाला? वो तो वर्ड बोलते हैं ना अपनी आम भाषा में, तुक्के से ऐसे ही आया है सर। हम सोचे थे क्या लिखें, पहले नाम सोचा था, वैसे सही बताएं तो फार्म फूड फैक्ट्री। अच्छा। फिर बोला कि यार ये बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा ऐसा लगते हैं कि जेटा रख देते हैं। जेटा सुनने का अच्छा, सबसे बड़ा टर्म क्या होता है, वैसे इससे ही बड़ा, जैसे जेटा, फिर ब्रोंटो और ऐसे वर्ड निकलते हैं, ये सुनने में गणित अच्छे के हैं, जेटा शब्द हैं बढ़िया है। basically गणित के, वो नहीं है अल्फा बीटा गामा, ये वही तो है। थीटा, हाँ, ये उससे थीटा, निकल के नीटा, जेटा है, जेटा है। उससे सबसे आगे जेटा है। जेटा आया। सबसे आगे जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी अल्फा गामा बीटा हाँ, एलिटर पूरा रोड है। सेक्टर ही वैसी है। वैसे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप एक यूनिक तरीका लेके आए, जी। आप किसानों को एक मंच पर लेके आए करने के लिए, तो इससे कुछ क्या होता है, कई लोगों को तकलीफ भी होती है। जो बड़े लोग होते हैं या जो बड़े जमींदार हैं, फार्मर्स हैं, उनको तकलीफ होती है। तो क्या आपको ऐसा कुछ कभी थ्रेट फील हुआ, कभी कोई बातें हुई, जी या जो आपके साथ हुआ वो उसका नतीजा है, ऐसा भी लगता है आपको? सर, लगता तो है कहीं ना कहीं किसी को तो कुछ तो हुआ होगा, लेकिन मेरी सोच क्या है, थोड़ी सी हमेशा से थोड़ी अलग रही है। मतलब मुझे कई लोगों ने शुरुआत में, ऑल्दो वैसे हमने वीसी फंड रेज वगैरह नहीं किया, तो जब हम पिचेस वगैरह देते थे, प्रेजेंटेशन देते थे, हमसे लोग भी पूछते थे, और हमारे जो क्लाइंट्स होते थे वो भी पूछते थे कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है, कौन है। मैं कहा सर ऐसा है कि हमने कभी ये वाली भावना ही रखी कि इसको मैं मेरा कॉम्पिटिशन मानूं। हम क्या करते हैं, जो हमें हमारा कॉम्पिटिटर लगता है, हम सबसे पहले उसके पास जाके बोलते हैं कि सर हम कोलैबोरेशन कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी बनाता नहीं हूँ। आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई है, सर मैं यूज़ कर लेता हूँ, आप जुड़ जाते हैं। तो कोलैबोरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉम्पिटिशन, बिल्कुल। राइट। और क्यों नहीं हुआ, हम हमेशा इस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल इसलिए रहे क्योंकि ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस के अंदर कोई करना ही नहीं चाहता, कोई मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहता, नहीं डालना चाहता। और ये पुराने ट्रेंड से आप देख लीजिए। अगर आप इसको ऐसे ले लीजिए, अगर जब हमने अभी जैसे बड़े बड़े नाम यूज़ किए, रिलायंस अदानी नाम यूज़ किया, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास ही खेती की ज़मीन है। आप कोई सा भी बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप एक भी उठा लो, सबके पास एग्रीकल्चर ज़मीन है। क्यों बनी? वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन था, वो उनका इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट था। अगर सपोज आपने पेपर मिल लगाई, जैसे एमपी में आपके है ना बिरलास की पेपर मिल है बहुत बड़ी, तो पहले वो लकड़ा कहाँ से लेके आते थे? नॉर्थ ईस्ट से आता था। उनने बोला पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, क्या कर रहे हैं इस पैसे को इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, गोल्ड में जा रहा होगा, और इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा होगा, कई जगहों पर रियल एस्टेट में भी जा रहा होगा। अब वो जमीनें इकट्ठी हो गई, अब जमीनों का इकट्ठा होना, अब क्या करें इन जमीनों पे? चलो ठीक है, अब हम नॉर्थ ईस्ट से लकड़ी ला रहे थे, यहीं पे लगा देते हैं, पेपर तो हमारा ही बना है। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन उनके लिए बनने लगा। उनका प्राइमरी बिजनेस तो अभी भी पेपर ही रहा। ऐसे हर इंडस्ट्री के साथ कुछ ना कुछ है, कोई कुछ बना रहा है, कोई स्टील में है, कोई केमिकल्स में है, लेकिन सबके पास जैसे जैसे पैसा इकट्ठा होता है तो एक अल्टीमेट सब लोग एक इन्वेस्टमेंट करते हैं लैंड्स के अंदर, लेकिन वो लैंड्स क्या है, उस फॉर्मेट में रह जाती है। तो कोई भी खेती में घुसा नहीं। इन लोगों को जितने भी लोगों ने अप्रोच किया कि सर आपके पास बड़ी जमीन है, आप सेंसर लगा लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, कोई आके ये ऑफर नहीं दिया कि खेती कर लो। बोले खेती तो हो रही है, हम तो बटाई पे कराते हैं, हम तो उससे करवा लेते हैं, उससे करवा लेते हैं। हम सोचे कि हम एक वो कॉर्पोरेट बन जाते हैं, इनके साथ भी कोलैबोरेट कर लो, इस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ भी कोलैबोरेट कर लो, या कोई दूसरा
आप अपने जैसे बोला जिन लोगों के पास है ना बड़ी जमीन होंगी, बड़े किसान होंगे, उनके साथ भी यही है कि सर वो जमीन पर काम नहीं करना चाहते। नहीं, वो तो कभी नहीं करना चाहते। वो तो चाहते हैं कोई आ जाए मेरी जमीन पर काम कर जाए। जमींदारी जो होती तो हाँ, हमेशा दूसरे लोग करते थे। हाँ, तो वो देखते थे 100 हाँ, किसानों से करवा रहा हूँ, अच्छा हाँ, एक ही कंपनी आगे कर रही है, बोले तुम कर दो यार, तुम्हारा हमारा ज्यादा बेटर है। एक को संभालना आसान एक को संभालना है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं ना सर, रिटर्न में बात कर रहे हैं हम तो, सही बात। हाँ। उसमें तो बहुत ओपन एंडेड चीज हो रही है। तो लेकिन- ऐसे ये कोलैबोरेटिव अप्रोच में हमारा चीज बैठ लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं रही कभी आपके लिए? हाँ, टचवुड लकी रहे हम इसके अंदर। अच्छा, आप जब ये काम शुरू किए होंगे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों किसानों से मिले होंगे, जी, ठीक है। आपको कभी लगा ऐसा कि किसान बेसिक गलती क्या कर रहा है जो आज अगर आपको कोई सुन रहा हो तो वो ना करे? सर इसको लीजिए, किसान है ना सबसे बड़ी बेसिक गलती ये करता है, वो है ना चेंज के प्रति है ना बहुत रिजिड है। मतलब एक है ना बहुत ही बिरले ही 100 में से है ना आपको एक आदमी ऐसा मिलता है जो कुछ अलग करेगा, और जब वो अलग करके सक्सेसफुल हो जाता है ना तो उसकी सक्सेस को प्रूव होने में 2 से 3 साल लगते हैं, तब उसके गांव के या उसके एरिया के किसान उसको फॉलो करने लगते हैं। ये एक सोच है, सिर्फ किसान की नहीं बता रहा मैं, ह्यूमन माइंडसेट है ऐसा। आप अपने शहरों में भी देखेंगे, जो आदमी ज़्यादा पैसे कमा रहा है ना, बोले यार ये कुछ अच्छा कर रहा है अपने जीवन में, इसको फॉलो करते हैं, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैं भी ये करना चाहता हूँ। ऐसे गाँव में भी होता है कि जो किसान ने कुछ अलग किया तो पहले तो उसको बहुत है ना वो झेलना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी, विरोध झेलना ही पड़ेगा। बोले ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता, अरे तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है इसको समझाओ कुछ, ऐसे थोड़ी होता है, इतना पैसा जला देगा, तुम्हारे पास वैसे ही नहीं है, ऐसी चीज़ें आती हैं राइट उसके दिमाग में। लेकिन वो जैसे ही सक्सेस, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे यही तो सबसे अच्छा काम कर रहा है, ऐसा तो हमें भी करना चाहिए था। तो ये चेंज का जो साइज है, और खासकर एग्रीकल्चर में ये टाइम लेता ही है, कि फसल होने में ही 6 महीने लग रहे हैं, तो रिजल्ट तो प्रूव हो ही नहीं सकता उससे हर पहले। धंधे में या हर धंधे धंधा अगर में आदमी करता है शुरू में, बिल्कुल, तो ये 2-3 साल का जो फेज 2 साल तो मिनिमम चाहिए। नहीं, सर खेती में ये ज्यादा है, दूसरी चीजों में फिर भी आपको फास्टर निकल जाएंगे। जैसे टैक वाली चीजें अगर आप देखो, एक कोड वर्क नहीं किया, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, फटाफट हो जाएगा, इटरेशंस फास्टर है। हफ्ते में गैप में आप ऐसे समझ लीजिए ना, पुराने जमाने में 100 साल में एक इन्वेंशन होती थी, अब आप देखो आप हर एक घंटे में गूगल प्ले स्टोर पे एक नई ऐप आ जाएगी। नहीं आ पाएगी ये लेकिन नहीं। खेती तो अब अगर 6 महीने में कोई फसल होती तो टाइम तो लेगी ना वो, इसलिए बात है। उसको आप कुछ तो नहीं कर एक तो सकते। ये वाला चीज है स्केल, दूसरा लोगों का लर्निंग गैप जो है ना वो बहुत स्लो है। अच्छा, उसका रीजन भी 2 है। एक तो उनके पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ दैट नॉलेज नहीं है कि कौन आके उनको सिखाए। सरकार ट्राई कर रही है, लोग ट्राई कर रहे हैं, स्टार्टअप्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वही जो नेगेटिविटी है कि भाई मैं तेरी क्यों सुनूं, हाँ। तुम मेरे गांव में आके मुझे क्या सिखा रहे हो, मेरे को आती नहीं क्या, मैं बचपन से खेती कर मेरे रहा को हूँ। बाप दादा दादा खेती करते करते आ रहे हाँ, हैं। वही अरे सर ये मैंने डायलॉग सुने हैं, मैंने पहली बार स्टार्टिंग करी थी खेती की हाइड्रोपोनिक्स से, हाँ। सॉइललेस फार्मिंग होती है। हमने किसी पर्सन को रखा कि हम भी नए नए थे, हमें तो कुछ आता ही नहीं था, हमने रखा अरे भैया बिना मिट्टी के कैसे खेती हो जाएगी। हम बोले भाई साहब सैलरी ले रहे हो, कर लो जैसा बता रहे हैं। बोले मैं 20 साल से कर रहा हूँ, आपकी उम्र नहीं है इतनी। सही बात है। तो ये चीजें हमने भी झेली है, तो हमें समझ में आया कि ये 2 चीजें हैं, एक तो चेंज का टाइमलाइन और दूसरा है नॉलेज की एक्सेसिबिलिटी होना। पैसा जो है मैं उसको, कई लोग बोलते हैं पैसा एक कारण हो सकता है ना, लेकिन पैसा किसानों के लिए नहीं, वो सबके लिए कारण है, वरना तो आज हर आदमी बड़ा बिजनेस नहीं खोल रखा होता। सही बात है। ये वैसी चीज। अब एक और प्रॉब्लम मतलब सवाल है किसान का बेटा जो है वो किसान नहीं बनना चाहता, वो शहर में आके, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, शहर में आके कैब चला लेगा, गार्ड की नौकरी कर लेगा, बैंक में कुछ कर लेगा, पियून की नौकरी कर लेगा, लेकिन खेती नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं सर हर बार बताता हूँ इसको, आप ऐसे लीजिए कि खेती में है ना वो ग्लैमर मिसिंग है। गांव के लोगों, अच्छा शहर जाके नौकरी करा है, पता नहीं है कि क्या कर रहा है, कर तो गाड़ी बना हुआ है ना, हो सकता है वो उसके नजरिए से सही हो, और उसके माँ बाप भी नहीं चाहते कि तू खेती में कर, बहुत मेहनत है, रिजल्ट जो है वो डाइसी है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, वेदर की मार झेलनी पड़ेगी, मार्केट अच्छा नहीं हुआ, प्राइसेस अच्छी नहीं मिली, तब क्या करेगा, तो उनको भी डर है, उसके पेरेंट्स को भी। तो एक तो ग्लैमर मिसिंग है और ये रिस्क फैक्टर है, प्लस पेरेंट्स का प्रेशर है कि बोले हमने करके देख ली भाई, हम इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, तू भी मत कर, हमारा बेटा ये नहीं करना चाहिए। तो ये तो चेंज होना चाहिए। हमारे लेवल पे ज़ेटा फार्म्स ने एक अच्छी चीज करी थी, कई मैं लोग पूछने वाला था अच्छा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं? करेक्ट, तो मैं इसके अंदर इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ देता हूँ। कई लोग हमें ये भी पूछते थे कि यार हमें तो खेती में लेबर भी नहीं मिलती, हाँ नहीं मिलती है ना, तुम कैसे रख पा रहे हो। तो मैं इन दोनों चीजों का आंसर हमारे इस सॉल्यूशन से निकल गया था। हमने क्या किया, लोगों को रिटेन किया। रिटेन करने का मतलब ये है, खेती में ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जब जरूरत होती है ना तब आदमी बुलाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि एसी का, अभी गर्मी चल रही है तो एसी बिक रहे हैं, ठंड में क्या एसी के जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, सेल्समैन, उन सबको क्या नौकरी से निकाल दिया जाता है? नहीं, कभी नहीं। रख रहे हैं ना वो भी, उस समय भी रखे हुए तो हैं, एम्प्लॉय है ना आपके, तो आप भी इन लोगों को रखो ना। आप ये क्यों सोचो आप काम नहीं है तो निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो हमने इन सबको एक तो पहले तो रेगुलर रखा, ठीक है। दूसरा जो ग्लैमर वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं वो मिसिंग था। तो हमने बोला भाई आप शहर जाके नौकरी कर रहे हो, आपको क्यों चाहिए कि शहर में आपको एक अच्छा रहने की व्यवस्था मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, आपको दूसरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, शहर की चकाचौंध मिल रही है। मैं चकाचौंध तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको क्या दे पाऊंगा, आप वही कमाई अपनी ही जगह पे रह के नौकरी वाले तरीके से कर लो, अपने परिवार के साथ रहो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। प्लस शहर में आपको कॉर्पोरेट के अंदर पर्क्स क्या मिलते हैं, सोडेक्सो कार्ड मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, घूमने फिरने की सुविधाएं मिलती है, ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं। मैं आपको दूसरे अलाउंसेस देता हूँ ना जो आपके काम के हैं। आप गांव में रहकर कहाँ ट्रैवल करोगे, तो ठीक है ना, मैं आपके मम्मी पापा के तीर्थ यात्रा का दे देता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं आपके बच्चों का एक छोटा सा चाइल्ड एजुकेशन फंड दे देता हूँ, आप बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे रहेंगे, आपके बच्चे खुश रहेंगे। ठीक है, फिर प्लस कुछ चीजें करी हमने, रिटेंशन बोनस, 11 महीने काम किया तो 12वें महीने की सैलरी फ्री दे दूंगा, रखो रहो। तो वो क्या 11 महीने तक छोड़ता है, क्योंकि लेबर के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम, वो ईगोइस्टिक भी होते हैं, जल्दी छोड़ के जाना चाहते हैं। तो हम ये रिटेंशन तरीके हैं। अब मेरे पास अगर सपोज 5 महीने की खेती की फसल थी, 5 महीने की थी, 2 महीने खाली है, तो मैं उस समय उसको निकाल नहीं रहा हूँ। मैंने कहा तू आ, मेरे पास दूसरे काम है भाई, मैं खेत की साफ सफाई करा लूंगा, जरूरी थोड़ी कि मैं खेती के हार्वेस्ट में ही बुलाऊं तेरे को, बीज बुआई के समय ही बुलाऊं मैं तेरे को। तू रखना भाई, वहीं पे रह, तू रेगुलरली आ, तू भी रेगुलर है। तो हमारा भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि लोग बोलते हैं ना लेबर नहीं मिल रही, हमें तो मिल रही है, इसी वजह से मिल रही है क्योंकि हम उसको निकाल नहीं रहे। सबसे पहला बात है ये सोच आनी चाहिए, निकालना नहीं है। आपको मैं ऐसे बताऊं, जेटा फार्म जब चल रही थी या ऐसे कंपनी जब चल रही थी, तो वी वर टू बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो एग्रीकल्चर के अंदर पेंशन भी लेके आ जाती है। हम तो प्रॉफिटेबल थे। क्या बात कर रहे हैं, हम पेंशन ही बना दी थी हमने, हम पेंशन बना। और दूसरा हम एक है ना प्रॉपर एक बाकायदा एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसा लेके आए थे। और उसके अंदर ये जो हम आपको मैंने सुपरवाइजर फार्म सुपरवाइजर बनाया, तो हम एक मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे, फार्म मैनेजर्स का। और उसके अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम को बना चुके थे और हमने इसके कैंडिडेट्स भी बहुत अच्छे से सेलेक्ट करने की सोची थी। और वो पता है कौन से कैंडिडेट थे, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और इंटरव्यू के अंदर रह जाते हैं। बताओ उससे अच्छा कैंडिडेट मेरे इस मैनेजमेंट के लिए कौन हो सकता था, जो एक तो देशभक्ति वाली सोच रखता, वो अच्छी सोच रखता, उसको समझ है क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है, इतनी तैयारी करी है उसने, राइट। और मैं वो ही सारे पर्क्स दे देता उसको जो उसको गवर्नमेंट रहने के बाद मिलते हैं, घर दे देते, गाड़ी दे देते और सैलरी दे देते। वही चीज़ तो चाहिए, लेकिन हम बे बोलते हैं लेकिन करना एग्रीकल्चर में ही पड़ेगा और आपको इतने सारे लोग मिल रहे हैं मैनेज करने के लिए। तो वो सोच का व्यक्ति उस तरीके की सिस्टम के साथ आने के बाद ये पूरा प्रोसेस ऐसे ढलता, हम इस लेवल तक तो पहुंच चुके। हाईली एजुकेटेड आदमी होता है जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक गया। एक कैंडिडेट आपके पास यहाँ भी, अभिषेक के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, यूपीएससी के इंटरव्यू तक गए हुए। तो सर 2 पॉडकास्ट बाद ये भी खेती करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, अब किसानों पे आते हैं फिर से। किसान जो है ना बड़ा मजबूर प्राणी आज की तारीख में मुझे लगता है, मतलब जैसा दौर चल रहा है। क्यों? क्योंकि बाजार जो तय करता है वो उनके मूल जो होते हैं, जो फसल उगाते हैं वो तय करता है। भाव जो है, मान लो अगर सब्जी उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, तो मंडी तय करता है। कभी कभी ये स्थिति होती है कि आप जो टमाटर उगाने में उसको 10 रुपये किलो का खर्च हुआ जी, वो 1 रुपये भी भाव ना मिले तो बेचारा सड़क पे फेंकने को मजबूर होता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर क्या करे सरकार, किसान तो मजबूर है। तो सर इसके अंदर पहले थोड़ा सा है ना इकोनॉमिक समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो अगर किसान की फसल उगी है ना, या फिर ऐसे मान लीजिए दुनिया में एग्रीकल्चर ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर चीज की प्राइस जो है ना वो मार्केट तय कर रहा है, जनरली मैन्युफैक्चरर तय करता है, राइट। अगर आपने अपनी फैक्ट्री में अगर ये माइक बनाया तो इसकी कीमत मिनिमम इतनी, आपकी कॉस्ट से नीचे आप कैसे जा सकते हो, बेचना ही पड़ेगा आपको उसके ऊपर। किसान के पास वो फ्रीडम ही नहीं है, जबकि असली में उसकी सब्जियों का या उसकी क्रॉप का मैन्युफैक्चरर तो वही था। उसको पता है कि मैं इतने रुपए में उगाया। अब यहाँ आती है इकोनॉमिक्स, जो मैंने वर्ड यूज किया, पता है, लेकिन असली में उसको पता नहीं है। उसको ये नहीं, वो निकाल नहीं पाता, ये कैलकुलेशन कर नहीं पाता कि मेरे 1 किलो का भाव कितना है, अच्छा, खर्चा कितना हुआ मेरे 1 किलो का। वो ये देखता है मेरे टोटल 1 एकड़ पे इतने लगे, अरे उसको डिड्यूस करो, 1 एकड़ पे कितना निकला। अब ये फसल टू फसल भी डिफरेंट होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। कई फसल जो एक बार में कट रही है उसमें निकालना आसान है। तभी आप नोटिस करना जितनी भी नोटिफाइड क्रॉप्स है ना वो सिंगल हार्वेस्ट क्रॉप्स हैं। दाल दलहन है, तिलहन है और अपने धान है, मतलब गेहूं धान ऐसी फसल है। सब्जियों के अंदर ये चीज़ नहीं होती क्योंकि सब्जी मल्टीपल हार्वेस्ट है। टमाटर का एग्जाम्पल लें, टमाटर ऐसा नहीं, टमाटर की फसल 6 महीने तक कटती है, हाँ, लगातार निकलती रहती है। तो अब यहाँ पे अब आते हैं बिजनेस सेंस की बात। कई चीजें जो मैन्युफैक्चर बना रहा है उसको पता है कि मेरा ऑन एन एवरेज इतना भाव आता है तो इससे नीचे नहीं जाना, लेकिन इससे नीचे अगर मार्केट चले गया तब क्या करें हम।
हाँ। तो किसान मजबूर इन चीज़ों में होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो अपना भाव मार्केट में जाके बोलेगा मेरा भाव 20 है, दूसरा किसान 18 बोलेगा, तीसरा किसान 12 बोलेगा, चौथा किसान 6 बोलेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट इकोनॉमी इस तरीके से ड्राइव करेगी कि सारे किसानों को इक्विलिब्रियम में आके 8 रुपये बोलने पड़ेंगे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 20 रुपये वाले का बिक नहीं पा रहा होगा, 6 रुपये वाला सारा बेच के निकल जाएगा, तो सबको आना पड़ेगा कहीं ना कहीं कंसेंसस पे, तो वो तो मार्केट इस तरीके से तय करता है। लेकिन अब आते हैं समझदारी किस में है, क्या उस माल को सड़क पे फेंकना उचित है या फिर 1 रुपए में मिल रहे हैं तो बेचना उचित है? मेरे हिसाब से 1 रुपए में बेचना उचित है, क्योंकि वो पूरे 6 महीने 1 रुपए नहीं रह रहा है। 1 रुपए स्टार्टिंग में अगर आ भी गया तो एक ना एक दिन वो 180 भी पहुंचाए और एक ना एक दिन 10 रुपए भी पहुंचाए। तो जब आप सारा टमाटर बेच के बाहर निकल रहे हो तब आपको पता लगता है मेरी टोटल कॉस्ट इतनी थी और टोटल मैंने इतना कमाया। अच्छा। लेकिन अगर आपने गलती से उस समय 1 रुपए वाले टाइम पे आपने फेंक दिया तो वो वाली कमाई जो आने वाली थी आपके पास, चाहे 10 रुपए भी आती, वो आपने मिस कर दी। एवरेज आउट होता है, होना चाहिए ये चीज़। ये एवरेज आउट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल नॉलेज जो है ना, हम वो फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल समझ की बात कर रहा हूँ। वो किसान को डेवलप करनी बहुत जरूरी है। इसमें किसान का सरकार का रोल इतना बड़ा नहीं आता, इसमें किसान का रोल आता है कि ये समझ पहले सबसे पहले डेवलप करे, और प्लस दूसरों के बहकावे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये भी बहुत होता है। ठीक है, आप कई जगहों में नोटिस करना, ये फेंकने वाली स्थिति है ना, जनरली लॉजिस्टिक्स वाले या बीच में जो दूसरा होते हैं ना, वो बनवा देते या हैं, पॉलिटिशियंस भी बनवा देते हैं, विरोधी हो सकता है, ये भी बिल्कुल हो सकता है। तो ये बनता है, ये नैरेटिव डिजाइन होता है कि बोलो ये हो गया, प्याज के भाव पिट गए। अरे पिट गए तो पिट गए भाई, आप स्टोर रख लो, तरीके सिखाओ। और ये सिर्फ एक फसल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आप पत्ता गोभी ले लो, चाहे आप शिमला मिर्च ले लो, जो नॉर्मल रूटीन में आपके है ना यूँ सुनने में नहीं आती, जनरली ये ओटीपी सेगमेंट में आती है। ओटीपी मतलब ओनियन, टोमेटो, पोटैटो के अंदर ही ये सुनने में आएंगी कि इसके भाव 1 रुपये हो गए या इसके भाव 200 रुपये पहुंच गए। ठीक है, दूसरी सब्जियों में नहीं आती, लेकिन ये ट्रेंड है। हर 3 क्रॉप साइकिल के अंदर एक क्रॉप साइकिल पीक होती है, एक एवरेज होती है और एक लो होती है। अच्छा, हर 3 क्रॉप साइकिल बोल रहा हूँ, साल नहीं बोल रहा मैं, ये ट्रेंड होती है, ये होती ही है। आप किसी भी मंडी के अंदर जाके, आप मंडी का डेटा आजकल थोड़ा सा ऑनलाइन होने लग गया है ना, तो आप उसमें देखोगे ना तो यही दिखेगा आपको। ये उसी तरह है जैसे कि अभिषेक, हमारे यहाँ आम के बाग होते हैं, मैं प्रयागराज से हूँ, तो वहाँ 2 साल के लिए बाग जाता है ठेके पे, कॉन्ट्रैक्ट जो लेता है, उसकी वजह ये होती है कि 1 साल अच्छी फसल आती है, 1 साल थोड़ी वीक आती है। हाँ, ये तो कहा जाता ये फसल की वजह से। और दूसरे में क्या होता है, जैसे ही भाव बढ़े तो सारे किसान, अरे टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, सारे किसान टमाटर लगाने लग जाएंगे। जैसे ही सारे किसान टमाटर लगाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, भाव गिर जाएंगे। फिर तीसरे साल में क्या होगा, तीसरे साल के अंदर वो किसान, या तीसरी साइकिल के अंदर वो वाले किसान बोले थोड़े से ही रह जाएंगे, बोले यार भाव गिर गया, हमारे तो बैठ नहीं रही, तो वो दूसरी चीज में स्विच करेंगे, जो बच गए तो उनको एवरेज भाव मिल जाएगा। फिर उसके बाद वाले में फिर और कम होंगे किसान, तो फिर से भाव बढ़ जाएगा। ये साइकिल चलता है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो अभिषेक ने बात की, अब हमने किसी किसान ने जो है गेहूं बेचा, उसको तो मिले 3500 रुपये। हाँ ठीक है, 1 क्विंटल के यही रेट होगा, 3500 के आसपास। नहीं, 3500 से कम है वैसे, 3200 मान लो। अब 3000 भी कहीं कहीं है, 3000 नहीं, वो अपना एवरेज 2400 रुपये की एमएसपी है ऐसे। नहीं, मार्केट में ज्यादा, मार्केट में ज्यादा मिल जाएगा। हाँ ठीक है, आप ऐसे खरीदे तो मैं मंडी में इसलिए किसान नहीं बेचता। ठीक है सर। अब उसको तो मिले 3200 रुपये, 3000 रुपये, और उसी इससे दलिया बना के बेचने वाली कंपनी जो है, हाँ, वो उससे डबल कमा लेती है। बिल्कुल सही है। तो इसका क्या उपाय है, क्यों हो, इसका कैसे कर सकते हैं? और सिंप्लीफाई करता हूँ। हाँ करो। 1 किलो गेहूं से एक किसान 100 किलो गेहूं बना लेता है, फिर भी वो कर्जदार है। हाँ, ठीक है, पर 1 किलो गेहूं से जो दलिया बनाता है, आटा बनाता है, मैदा बनाता है और उसकी पैकिंग करता है, वो जो व्यापारी वो मालदार है। बिल्कुल। तो सर वैसे है ना, हो सकता है मेरे स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, होना भी यही चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किसान ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं उसका ऐसा स्टेटमेंट इसलिए देना चाह रहा हूँ, हर किसान वो वाला व्यापारी नहीं बन सकता। लेकिन आपने जो बात बोली ना, उसी से आपका आंसर भी निकल के आता है कि जब वो 1 किलो से 100 किलो बना रहा है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे उसने 1 किलो के अंदर जो खर्चा किया था और 100 किलो में उसने जो कमाई करी थी, आपने बोला 3000 कमाए, लेकिन उसको उस 3000 कमाने के लिए जो खर्चा करना पड़ा वो तो 1000 रुपये ही था। 1000 के 3000 कमाने के बाद एक बार तो वहाँ पे संतुष्ट हो। ठीक है, या फिर अगर आप बिजनेस ही सीखना चाहते हैं तो ऐसे बोलो कि मेरे 1000 लगे थे, तो मैं इतना गेहूं पहले बेचूं जिससे कि पहले तो मैं मेरे 1000 रुपये सिक्योर करूं, प्लस 200 रुपये मेरे घर के लिए सिक्योर करूं। अब बचा हुआ गेहूं का दलिया बनाऊं कि आटा बनाऊं कि ये करूं, उसके अंदर फिर क्या होगा, अब 200 नहीं बोल के ऐसा करते हैं 300 रुपये के और मैं थोड़े से गेहूं बेचूं, जिससे कि वो जो 300 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं, जिससे बचे हुए गेहूं को मैं खर्चा करके उसको आटा बनाऊं, फिर उसकी पैकेजिंग करूं, फिर तीसरा मार्केटिंग करूं। क्योंकि ये जो 3 काम है ना, ये सेपरेट है, ये कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा है और उसी वजह से वो ज्यादा कमा रहा है। मैं ये नहीं कहता किसान नहीं कमा सकता,
किसान भी ये करना चाहिए, नहीं किसान के पास वो करने के लिए पैसा नहीं है, और दूसरा वो समझ नहीं है, जैसा अभी हमने डिड्यूस किया exactly. कि पहले तो तू पहले अपने पैसे सिक्योर कर, कि जितना खर्चा किया पहले वो सिक्योर करो, फिर अपने परिवार को सिक्योर कर, फिर जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे ये वैल्यू एडिशन कर। अब आते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल आता है जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, स्केल का। एक किसान तो ये कभी नहीं कर पाएगा अच्छा अनटिल अनलेस उसके बाद बहुत बड़ा एरिया ना हो। एरिया होने के बाद भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गेहूं जो है वो साल में एक ही बार कटाई होगी, फिर बाकी टाइम पे अगर उसने आटा बनाने की फैक्ट्री या वो लगा ली चक्की तो चलेगी नहीं। अब वो चक्की उसने लगा ली तो अब उसका दिमाग पता है किस में चलने लगेगा, सब लोगों से गेहूं खरीदने में, क्योंकि मेरे को साल भर चक्की चलानी है। सब लोगों से गेहूं खरीदने में आया तो उतना पैसा उसके पास कभी नहीं होगा जो एक आईटीसी लेवल की कंपनी के पास हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो जो कर रहा है वही करे, उसी में बेसिक करता रहे जो। नहीं, उसमें अब अपग्रेड करे। मैं वैसे बताता हूँ, जो जो कर रहा है कर तो वही रहे, लेकिन ये जो स्किल्स ऑफ नेगोशिएशन एंड एसोसिएशन या बिजनेस एसोसिएशन है ना, वो बदलनी जरूरी है। अच्छा, ये जो अभी आपने बात करी ना, ये इस पूरे मार्केट की ट्रांसपेरेंसी कर दी हमने। अगर आप नोटिस करो, किसान को तो वो समझ ही नहीं थी कि आटा तक बनाने के बाद ये चीजें 4 चीजें करनी थी। लोग सुए होते हैं। अब हम जैसे ये कर रहे हैं तो YouTube पे बहुत सारे आपने देखे होंगे किसान के, अरे इन्होंने इतने करोड़ की शिमला मिर्च बना दी। आप उससे पूछो जाके कितने साल से बनाई, हर साल बना रहे हो क्या, पिछले 10 साल से बना रहे हो क्या? एक साइकिल में बना दी तो उसकी न्यूज ऐसी पब्लिश होती है कि हर किसान प्रेरित हो जाता है कि मैं भी शिमला मिर्च लगाऊं, फिर सारे किसान बर्बाद हो जाते हैं। सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। तो हमें वो नहीं करना, हमें करना है जो उचित है, जो हो सकता है, प्रैक्टिकल ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, कंसिस्टेंट है। आप किसी का रोल या स्किल नहीं छीन सकते। आप कहने का मतलब है, ये वैसी अपन जो बात कर रहे हैं ना, मुझे नहीं पता कि ये सही है नहीं कहना, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप दुकान में गए, कोई आपने सामान लिया, तो जब अपन बिजनेस सीखने लगते हैं ना तो हमारे आदत से हो जाती है कि मैं कोई सामान लेने गया, अरे यार आटा कितने का दिया, अच्छा आटा इतने 100 रुपए का आ रहा है, गेहूं तो इतने का ही आता है, ये मैं ही चक्की लगा लूं क्या, मैं क्यों खरीद रहा हूँ आटा। लेकिन आप सोचो, आप चक्की लगाओगे, पहले चक्की का खर्चा, फिर गेहूं को स्टोर करने का खर्चा, फिर उसकी मार्केटिंग का खर्चा, फिर आपको लगता है मेरे समय का खर्चा, अरे ठीक है यार तू 100 रुपए ले ले भाई। ठीक है, ये रिटेल की सोच है। जस्ट लाइक जैसे हमारा धंधा है, जैसे हमने भी एक स्टार्टअप शुरू किया। हम जब पहले नौकरी करते थे, 20 साल हमने नौकरी की, तब बड़ा आसान लगता था, महीने की 1 तारीख को सैलरी आती थी, मस्त अपना जीवन चलता था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अब लगता है कि धंधा कर रहे हैं तो 16 घंटा, पहले 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी थी, अब 16 घंटे उसमें काम करने पड़ते हैं। बाकी और भी वो चीजें जो ये सर वो ह्यूमन साइकोलॉजी, जब हम नौकरी करते हैं तो हमें लगता है यार बिजनेस होना चाहिए था मेरा। जब बिजनेस करते हैं यार स्टेबल इनकम तो आ रही थी, अब देखो हम 24 में से 16 घंटे काम कर रहे हैं, नींद उड़ी हुई है, सब चीज उड़ी है, ये वैसा है। तो किसान कर सकता है, लेकिन किसान के साथ बस मदद ये हो सकती है कि जहां आपने 3000 बोली, उसके तरीके हो सकते हैं। अब सपोज 100 किसान मिलकर एक संगठन बना लें और वहां पे किसी एक एंटरप्रेन्योर को बोलें कि तू आटा चक्की लगा, हम तेरे को साल भर का गेहूं का स्टोर करके दे देते हैं, लेकिन हमारी शर्त यही है कि जब तू आटा बेचेगा तो मेरे गेहूं उगाने की कॉस्ट है 1000 रुपए, तेरे चक्की लगाने की और मार्केटिंग और पिसाई की कॉस्ट है सपोज 200 रुपए, तो 1200 रुपए टोटल खर्चा है साहब। अब आटा 100 का बिक रहा है ना, तो उसमें से ये 1200 रुपए हटाओ और जो प्रॉफिट आया ना वो बंटवा दो, शेयर कर दो। ये तरीका आपने सही बताया, ये तरीका होना बेस्ट चाहिए। तरीका है। बहुत बार किसान जो है सुसाइड भी करते हैं हमारे देश में, देखा होगा आपने, आंध्रा में, बिहार में, यूपी में। तो क्या समाज और सरकार की भूमिका है उसको कर्जदार बनाने में कि वो मौत तक को चुनने को मजबूर हो जाता है? किसका रोल है इसमें? है, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री करता हूँ कि समाज का दबाव है ना बहुत ज़्यादा होता है। मैंने झेला हुआ है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्ट दूसरे तरीके से झेला मैंने, लेकिन होता है। एंड हर ह्यूमन और खासकर इंडियन सोसाइटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामाजिक ड्रिवन है, ऐसे बोल सकते हो। बाहर की सोसाइटीज़ जो हैं वो सामाजिक ड्रिवन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है ना बाइनरी ड्रिवन है, पर्सनल है, सब पर्सनल है। ऐसा है तो है, बस मैं बोल के निकल गया, देयर इज नो इमोशन कनेक्टेड है। आज हम भी बात करें, हो सकता है हम 4 दिन बाद भी दोस्ती जैसे ही बात कर रहे होंगे, हमें इमोशनल कनेक्ट बनाने की एक वो दिमाग में ही रहती है हम सबके, राइट। तो समाज से बहुत ड्रिवन रहता है। तो जब एक किसान के ऊपर क्या होता है, अगर वो कर्ज लेता है तो टेक्निकली देखा जाए तो वो ऑन पेपर उसका एक कर्ज है। जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो बहुत है ना, आपने एक लीगल स्टेटमेंट बोला था कि कंपनी अलग होती है, हम अलग होते हैं, वो बात सही है। लेकिन मन में एक दबाव जो रहता है ना, और यार मैंने किसी का पैसा लिया था और मैं चुका नहीं पा रहा, तो वो दबाव किसान के ऊपर रहता है। और किसान गांव और रूरल इकोनॉमीज में, रूरल सेंट्रिक इकोनॉमीज में आता है, तो उसके ऊपर वो दबाव और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जब बैंक वाले या जिससे उसने कर्ज लिया है वो दबाव जब उसके गांव में बनाया जाता है, उसके आसपास की सोसाइटीज में बनाया जाता है, तो वो उस दबाव को सह नहीं पाता है, इसलिए वो सुसाइड करता है। मैं बहुत ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, नागालैंड के अंदर मैंने ये चीज़ देखी, ठीक है। बहुत छोटा जगह है, ये छोटा स्टेट है वो, थोड़े से वहाँ पे क्या है, क्रिश्चियन लोग ज़्यादा है, मतलब गुड पीपल, ऐसा नहीं है, मतलब मैं रिलीजन उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि
समाज की वजह से वो सोसाइटी कितनी अच्छी ड्रिवन है। अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो वो चर्च में जाते हैं कि भाई यार ऐसा नहीं करना था, ये नहीं आना, तो आदमी को समझ आती है, वह ठीक है, उसकी मदद भी कर दी, ये कर दी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोसाइटी अच्छा भी करवा सकती है और गलत भी करवा सकती है। प्रेशर इतना बना देती है कि उसको बिना कुछ वर्डिक्ट पास हुए या वो ऑर्डर पास हुए उसके दिमाग में वो प्रेशर बनाने कि तू चोर है, तूने कुछ गलत किया है, वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाता, इसलिए सुसाइड करता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें बनाई जा रही है तो वो फ्लेक्सिबल हो। किसान के लिए अगर कर्ज वाली बात हो रही है तो ऐसा नहीं हो कि 36% के ब्याज पे उसको पैसा मिल रहा हो। अगर आप क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो या तो मत दो, मना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जबरदस्ती ये तो वैसा चीज है कि मैं आपको ज्यादा पैसा दे के पहले तो एक ऐसा काम करा रहा हूँ जो बहुत रिस्की है, जिसमें वेदर और मार्केट प्राइस जो दोनों ही आपके हाथ में नहीं है। आपके क्या पूरी दुनिया में किसी के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं है ना। उस बिजनेस में आप पैसे लगवा रहे हो 36%, अब बेचारे से नहीं हुई, उसने तो पूरी मेहनत करी, वेदर ने उसका साथ नहीं दिया, तो उसकी क्या गलती है? बिल्कुल, वो कुछ नहीं कर सकता था। तो अब और फिर आप उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हो, पैसा चुका और उसकी फसल उगी नहीं, तो कहाँ से पैसा चुकाएगा वो? तो वो प्रेशर में वो बेचारे को सुसाइड करना पड़ जाता है। अच्छा, मजाक की बात ये है कि इंश्योरेंस के नाम पे किसी किसान को 500 रुपए का चेक मिलता है, किसी को 200 का, ऐसी भी खबरें आती रहती है, अखबार में पढ़ता रहता हूँ, है ना। ये सर किसी ने 50,000 रुपए लगाए और उसको 500 रुपए मिल रहे हैं, उसकी फसल बर्बाद हो गई। ये तो मजाक है, सिंपल। नहीं, ये सही में मजाक है। इंश्योरेंस को आप क्या है, खेत लेवल पे ट्रैक नहीं कर पा रहे। हाँ, वो कुछ एक कंपनी अब अच्छा कुछ कर रही है, कुछ एक स्टार्टअप्स आए हैं जो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वही सैटेलाइट इमेज और उससे, लेकिन असली में ये ऐसे ट्रैक नहीं हो रहा है। वो क्या होता है, ऐसा होता है, मतलब कैसे बताऊं आपको, जैसे सपोज एक गांव है, उसमें बहुत ज्यादा बारिश हुई, ठीक है, और सिर्फ पांच किसानों के खेत में पानी भर गया, या फिर लेट्स से 60% किसानों के खेत में पानी भरा, 40% का नहीं भरा, तो पता है क्या होता है, इंश्योरेंस का मुआवजा सबके पास आ जाएगा। मतलब ही नहीं है, क्योंकि उस गांव के अंदर ऐसा बन गया कि हाँ ठीक है, इट वॉज बाढ़ जैसी हालत, फसल बर्बाद होने गया, लेकिन 40 का नहीं हुआ। लेकिन अगर ट्रैकिंग अच्छे से होती तो 60 को मुआवजा मिलता है, 40 को नहीं मिलना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं अनबायस्ड होके, होना तो यही चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए। अब उसी का उल्टा लेते हैं। सपोज 40 के खेतों में पानी भरा, 60 में नहीं भरा, तो मुआवजा किसी को नहीं मिला, तो वो 40 वाले क्रिप करते रहेंगे, उनकी स्टेज सुसाइड वाली आ जाएगी बेचारों की। मतलब कितना बड़ा लैक है पॉलिसीज तो की, ये उस लेवल पे ट्रैकिंग मॉनिटरिंग ऐसी होनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी आ रही है तो धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन ये इतना बड़ा स्केल है कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जब किसानी से रिलेट कर रही है तो इसके ऊपर ये चीज़ जल्दी डाउनलोड होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग किसानी कर रहे हैं तो सरकार का एफर्ट भी उसी लेवल का होना चाहिए। अगर मुझे 100 किलो वेट उठाना है तो मुझे अपनी तैयारी इस तरह 100 किलो वाली उठा सकूंगा। बिल्कुल। मैं आपको इस पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। जर्मनी में किसानों को कहा जाता है कि आप 2 महीने के लिए हॉलीडे पे जाइए, अपने खेत को आप छोड़ दीजिए। सरकार 2 महीने का पैसा देती है आपकी खेत के मुताबिक। सपोज आपके पास 1 एकड़ है, तो 1 एकड़ का उन्होंने एक तय कर रखा है, जो भी रेट तय किया होगा XYZ, आपको 2 महीने का पैसा, मतलब आप 10 महीने काम करते हो और 2 महीने आपको फ्री छोड़ा जाता है, उसका पैसा आपको सरकार देती है ताकि आपके ऊपर बर्डन आए। तो सोचो किस लेवल का मुआवजा वहाँ दिया जाता है, सब्सिडी वहाँ दी जाती है, और हमारे यहाँ सब्सिडी के नाम पे क्या होता है वो आपको पता है, हमको पता है। सब्सिडी की बात छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ अपना एग्जांपल लूंगा ऋतुराज जी। सोशल सिक्योरिटी इस देश में 0 है। जब तक मैं कमाता रहा, सरकार को मैं देता रहा, टैक्स दिया, 30% टैक्स भरा मैंने अपनी सैलरी से जी। आज अगर मैं पिछले 10 महीने से मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सरकार मेरे लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं। नोटिस भेजती है जीएसटी का कि जीएसटी फाइल नहीं किया तुमने। 10,000 के लिए नोटिस भेज, 10,000 रुपए का, 10,000 भी नहीं, 5,782 रुपए, वो भी किसी वजह से कुछ कंफ्यूजन में लेट हो गया। आप मुझे नोटिस भेजते हो, सीए अकाउंट वाले ने लेट कर तो दिया। मैं बेरोजगार हूँ, मैं एक स्टार्टअप खड़ा कर रहा हूँ, आपकी तरफ से क्या मदद है मुझे? और मैं कमाऊंगा तो आप अपना हिस्सा लेने आ जाओगे। तो कौन रहना चाहेगा इस देश में भाई? और कौन स्टार्टअप बनाना चाहेगा और क्यों बनाना चाहेगा? तो ये सब चीजें होती हैं। खैर ठीक है, अब जाते जाते आपको मैं एक नौजवान किसान समझ रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे हमारे देश में नौजवान हैं, किसान हैं, आपने बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो कोई एक ऐसा गुरु मंत्र दीजिए जिससे इनको ये लगे कि खेती जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कोई भी कर सकता है। एक कंप्यूटर इंजीनियर कर सकता है, एक MBA पास आउट कर सकता है, एक जर्नलिस्ट कर सकता है, चाहे एक किसान और वहाँ बैठा हुआ जो उसका बेटा या नौजवान कोई भी करे तो प्रॉफिट में ही रहेगा, नुकसान उसको नहीं होगा। सर उसको गुरु मंत्र तो नहीं, इसको मैं इस तरीके से बताता हूँ, खेती को सबसे पहले एक बिजनेस के तरीके से ट्रीट करना शुरू कीजिए। अच्छा, राइट। ऐसा मत सोचिए कि अरे मेरे को मिट्टी में जाके हाथ डालना, मतलब सोच की बात है। मतलब जब तक आप उसको एक बिजनेस
या फिर एक लिखा पढ़ी वाला सिनेरियो में बताएं, मतलब आप अपन सोचते हैं ना कि हम एक स्टार्टअप खोल रहे हैं, आप इसको स्टार्टअप ले लीजिए, चलो ज़्यादा बेटर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, आप इसको एक स्टार्टअप के तरीके से लीजिए। एक स्टार्टअप के अंदर क्या देना पड़ता है, स्टार्टिंग के कुछ महीने आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से जाके करना होता है ना, खुद का ऑफिस खोला है तो खुद ही झाड़ू लगानी पड़ती है, खुद ही ये करना पड़ रहा है, गेट खोलना पड़ता है, तो आपको लगेगा, आप ये मत सोचो कि पहले दिन ही आप बॉस हो। जब भी अपन बिजनेस खोलते हैं ना, बहुत सारे नौजवान, मैं स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ, खेती की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिमाग में आता है, अरे मेरा स्टार्टअप है तो मैं बॉस हूँ। भाई आप बॉस नहीं हो, आप सबसे पहले एम्प्लॉई हो अपने बिजनेस के। उस समय आपकी सोच ये होनी चाहिए, पहला एम्प्लॉय मैं हूँ, बिजनेस है मेरा बॉस। हमारी कंपनी में जेटा फार्म्स के अंदर सीन ही यही था कि मेरा कोई बॉस नहीं है, हम सब फ्लैट हायरार्की में है। मेरा बॉस कौन है, मेरा विजन, मुझे क्या अचीव करना है ना वो अचीव कर रहा हूँ, और अगर मैं उसको अचीव नहीं कर रहा हूँ तो आप खुद के साथ ही गद्दारी कर रहे हो। बात कही है, राइट, मेरे को तो वो अचीव करना है। तो यही आप ऐसे समझ लीजिए कि ये मैं नॉलेज हर यूथ को देना चाहता हूँ कि ये खेती के अंदर ही नहीं, हर बिजनेस में आपके लिए ये चीज़ सहायक होगी अगर आप ये सोच के चलते हो। तो अगर आप ये सोच कर चलोगे मैं सबका बॉस बन रहा हूँ, तब आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, आपकी कंपनी का या आपके बिजनेस का कल्चर ढंग से विकसित नहीं होगा। अगर आपने उन सबको अलाइन कर दिया कि ये मेरा विजन है, हमारा विजन रहता था देश का कल्चर एग्रीकल्चर बनाना है, सब लोग इस तरीके से ड्राइव होने चाहिए। अब तुम अपनी कंपनी में सब काम करो, तुझे मार्केटिंग आती है तू मार्केटिंग कर भाई, तुझे खेती करना आता है तू खेती कर, तुझे फार्म मैनेजमेंट आता है तो तू लोगों से रिपोर्टिंग ले, तुझे एनालिटिक्स आती है तुम वो कर। तो जिसको जो आता है करना वही है, लेकिन सबका गोल या विजन सेम होना चाहिए। अगर वो अलाइन नहीं है, अगर तुम बार बार ये सोचो मेरे को मेरे बॉस ने नहीं बताया, मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ, इसने तो मुझे कुछ नहीं बोला, तो फिर आप तो सिर्फ नौकरी करने आ रहे थे ना, सिर्फ पैसा कमाने आ रहे हो, काम करने थोड़ी आ रहे हो आप। बिल्कुल ये डिफरेंस है, एक होता है काम करने आना और एक है पैसा कमाने आना। तो जब तक लोग ये सोच में आ जाएंगे कि मैं काम करने आ रहा हूँ तो सारे काम होने लग जाएंगे, ये चीज़ चाहिए हमें। गुड, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप अपने विजन पे ध्यान दो, वही आपका बॉस है, वही आपका बॉस, विजन आपका बॉस है। आप ये सोचो कि आपके पास अगर 1 एकड़ जमीन है तो आपकी विजन क्या है, हाँ। और उस विजन के साथ उस पर लगे रहोगे तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा। 1 एकड़ 10 एकड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। Exactly. आप 1 एकड़ के, भाई हम बिजनेस की बात करें तो किसी का छोटा बिजनेस होगा, किसी का बड़ा होगा, राइट। कोई 100 करोड़ लगा के उसमें से 500 करोड़ बनाएगा, ठीक है, तो वही वाली बात है, कोई 10 रुपए लगा के 50 रुपए बनाएगा, ROI तो सेम ही रहेगा। अच्छा ऋतुराज जी, कोई आपसे जुड़ना चाहता है इस पॉडकास्ट को देख के तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? सर अब नंबर तो कैसे डिस्कस करें, लेकिन ठीक है, आप जेटा फार्म्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं, आप, मैं लिंक्डइन पे हूँ, आप उनसे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, एंड मैं अप्रोचेबल हूँ। और बाकी आज की डेट में मैं इसमें तो मैं पहले ही सॉरी मांग लेता हूँ, मेरे पास सही में आज भी बहुत मैसेजेस फ़ोन आते हैं, मैं कई फ़ोन को तो टाइमली रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पाया तो जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिन स्टार्टअप्स के साथ, जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनके पास आपका मैसेज वहाँ तक पहुँचा के उस सही आदमी से अपने आप कनेक्ट करवा दूंगा, जिससे कि आप किसी ना किसी तरीके से जेटा इकोसिस्टम या उसके विजन के साथ कहीं ना कहीं अलाइन हो सके। खेती करनी है आप वो करवा देंगे, किसान हो आप तो जेटा फार्मर बना देंगे, आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आप अगर खेती नहीं करना चाहते लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, हम आपको वो करवा देंगे। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, मैंने जेटा फार्म्स को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, जिसको यूज़ करना है सब यूज़ करें, बस हम मुझसे बात करके करें। बहुत अच्छा ऋतुराज जी, आपने जो बताया, मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर कुछ लोग भी अपने रूट्स पे लौटेंगे, किसान बनेंगे, खेती करेंगे और सही प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो इसका बेनिफिट अल्टीमेटली उनको भी होगा और देश की इकॉनमी को भी होगा। और जो शहरों में भीड़ बढ़ रही है, शायद वो माइग्रेशन जो है वो कम होगा। सर होना ही चाहिए, मैं आपको पता नहीं ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, आप नोटिस करना, कोई सा भी दुनिया का वैसा आप है ना एडवर्टीजमेंट देखना जिसके अंदर बोलते हैं ना कि आप ये कर लो रिलैक्स हो जाओगे, ये हो जाएंगे, तो आप हमेशा नोटिस करना कि एक है ना बूढ़ा बूढ़ी दिखाएंगे रॉकिंग चेयर के ऊपर और बैकग्राउंड में एक खेत दिखाएंगे, कि ये है रिलैक्स लाइफ का कॉन्सेप्ट, यही दिखाया जाता है। तो जब रिलैक्स लाइफ है ही खेती की, तो तुम इतनी मारामारी करके बूढ़ा होने का क्यों वेट कर रहे हो? अभी से कर लो ना रिलैक्स, खेती तो करनी है। अरे मैं अब आप समझे, मतलब आप नोटिस करो, अखबार का फुल पेज ऐड आएगा, आता है, ठीक है, पीछे एक हिल है ना वो घर दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक है, और खेत दिखाएंगे, ग्रीनरी दिखाएंगे, तो यही तो है रिलैक्स। तो ये कहाँ पे मिल सकती थी? आप बोले रूट्स की तरफ जाने का, वही है वो चीज़, आप अभी भी जा सकते हो, आप करो तो सही। आप ये जो आप कह रहे हो ये ठीक बोल रहे हो कि आप वो दिखाते हैं, मैं वो तो बूढ़े बूढ़े की बात है। हाँ। अभी भी आदमी इतना फॉन्ड है ना उस चीज का, फार्म हाउस का, पहाड़ पे चले जाने का, खेत में ये जनरेशन खेत नहीं देखा इस जनरेशन ने। अरे खेत नहीं देखा, मैं आपको मजाक क्यों आता हूँ, हमारे एक बार खेत पे कुछ एक स्कूल, मतलब एक हमारे जान पहचान वालों के बच्चे आए थे, तो उन्हें आमले देख के बोले कि ओ मम्मी सी दीज आर ग्रेप्स। मैंने ग्रेप्स नहीं है, आमले ही है, गुच्छे में आते थे, चिपके में, ग्रेप्स नहीं है ये। उन बच्चों से पूछो
कि आलू कहाँ से आता है, तो बोलते हैं सुपरमार्केट से। मैंने कहा नहीं भाई, मिट्टी में आता है। मैं आज ऋतुराज से बात करके एक चीज और सीखा कि आपके पास कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हाँ, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, इंसान को वो सोच नहीं लानी चाहिए जो सोच वो लाता है। करेक्ट। वो चाहे फिर से रिवाइव कर सकता है, फिर से खड़ा हो सकता है, बस एक छोटी सी हिम्मत और आई थिंक सपोर्ट। परिवार उस दौर में जब उसका बुरा दौर चल रहा हो, तो अगर फैमिली सपोर्ट करे तो आप फिर से खड़े हो सकते हो, और एक विजन अगर आपके पास है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। तो मैं पॉडकास्ट वाला धर्मेंद्र द्विवेदी और हमारे सुनने वाले सारे दर्शक ये उम्मीद करते हैं और इस भरोसे के साथ कि आप एक ना एक दिन, जो आपका विजन है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, इन्हें बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, आप एक ना एक दिन वापस, आप ठीक है आप रिवाइव वाली स्थिति में आ चुके हो, लेकिन मुझे लगता है एक ना एक दिन ऐसा करोगे जो सब देखेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा जी और दुआ भी। ग्रोपिटल तो सर एक छोटा सा पार्ट था हमारी जर्नी का, लेकिन जेटा फार्म्स ने हमको पहुंचाया, सब चीज़ करी। ये जो हमने विजन बनाया है ना, आप लोगों के मतलब बहुत अच्छी बात बोली कि ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रुकना नहीं है। आप करते रहो, टाइम वाली चीज़ है, वो अपने आप सही होने लग जाती है, फिर से सही होती है, लोगों को फिर से दिखता है। मतलब ऐसा है, ये एक सोसाइटी ऐसी बनी हुई है कि अगर आप गलत हो तो वो इतने गलत ठहरा दिए जाते हो कि आपने बिल्कुल ही ऐसा कुछ कर दिया था, लेकिन आप फिर से सही की तरफ कर रहे हो, आपने फिर से अपने आप को प्रूव कर दिया। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रो या फिर से प्रूव करो। नहीं तो जब आप फिर से प्रूव करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे ही, क्योंकि आपने गलत नहीं किया कुछ, तो हम फिर बात करेंगे। जी सर, श्योर। बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।